की इस शुरुआत की यह खूबसूरत खुशनुमा शाम और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही समसामयिक परिचर्चा का विषय, Community Psychology Association of India, a well-known reputed structured organization, is organizing this panel discussion of dogs, क्योंकि अब दोनों एक दूसरे के साथी हैं, एक सिक्के के दो पहलू की तरह से काम कर रहे हैं और इस तरह की परिचर्चाओं में एक दूसरे के परिपूरक भी साबित हो रहे हैं। कम्युनिटी साइकोलॉजी एसोसिएशन के साथ साथ में डॉक्सनियन का परिचय भी कराएंगे और फेसबुक का जो लिंक है उसको भी शेयर कर दिया जाए ताकि और लोग भी हमसे जुड़ जाएं, तो बहुत सारे सवाल वहां से भी निकल के आए तो कुछ मजा आएगा। थोड़ी सी फॉर्मल और थोड़ी सी इनफॉर्मल इस परिचर्चा का ये सिंपल मॉड्यूल है जिसमें हम इंटरनेशनल मेंस डे पे एक परिचर्चा करेंगे। बहुत सारे लोग जब विषय पे बात करते हैं तो अच्छा मेंस डे भी होता है क्या, कुछ ऐसे ऐसे रिएक्शंस आए। और सबसे पहले इसीलिए छोटी सी एक दो लाइनें इसके बारे में कहूंगी कि 19 नवंबर इज डेडिकेटेड फॉर इंटरनेशनल मेंस डे और इस बार की थीम है बेटर रिलेशंस बिटवीन मेन एंड वुमेन। हालांकि ये थीम तो हर बार हमेशा ही लागू होनी चाहिए, बट कुछ होगा रीजन ऐसा कि ये थीम निकल के आई है और जहां तक मुझे दिखता है शायद ये लॉकडाउन की वजह से डोमेस्टिक वायलेंस और रिलेशनशिप में बहुत सारी चीजें निकल के आ रही हैं, हो सकता है ये भी एक रीजन हो। एक लंबा इतिहास है, बहुत सालों से इस तरह की का ये दिन मनाया जा रहा है, लेकिन अभी इस विषय पर परिचर्चा करना क्यों जरूरी हो गया, इसको भी, इस मुद्दे को भी निकालने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान। एक छोटा सा बढ़िया सा खुद नॉलेजेबल एक्सपीरियंस्ड लोगों के साथ में ये आज का पैनल बनाया है और कम्युनिटी साइकोलॉजी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर रामजी लाल ने बहुत सारी एक वर्चुअल लेक्चर की सीरीज की थी, तो सर इस पैनल डिस्कशन को भी इसमें एक ले लेते हैं। वो वाली वर्चुअल सीरीज जो हमारी शुरू हुई उसमें 40 लेक्चर थे और बहुत सारे पैनल डिस्कशंस थे जिनका एक किताब के रूप में संकलन भी हो गया है और वो किताब सर ने सबके साथ शेयर की है। और हमारे खुशी की बात यह है कि सर ने डॉक्टर का भी जिक्र किया है, so we are very happy on that part sir, thank you so very much। और अब इस परिचर्चा का आरंभ करेंगे। हम सब जानते हैं कि जो पूरा हमारा सामाजिक ढांचा है उसमें स्त्री और पुरुष दोनों की एक विशिष्ट भूमिका है, या ये कह सकते हैं कि दोनों ही बराबर की भूमिका में है। शायद ये वाला शायद जो है ना ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो क्या है पुरुष का व्यक्तित्व, कैसे उसे पहचाने, कैसे उसे जाने, तो इससे शुरू करेंगे। और मैं चाहूंगी कि सबसे पहले आज के हमारे पैनलिस्ट हैं उनका परिचय हम ले लें, क्योंकि वो सब अपने अपने क्षेत्रों के माहिर हैं। परेशान है कि हमें इस परिचर्चा में शामिल और इस परिचर्चा में लोरेन उनका परिचय और टॉक्सिन का परिचय एक साथ प्रस्तुत करूंगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। डॉक्टर श्रीकांत श्रीवास्तव, मिस्टर राकेश कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर अनुभा वर्मा, मिस्टर राजेश मिश्रा और इन सब के साथ में मैं भी कुछ बात करूंगी इंटरेस्टिंग सी परिचर्चा में। परिचय देती हूँ सबका। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। डॉक्टर श्रीकांत श्रीवास्तव जो इस समय लखनऊ में ही है और सर 4:45 बजे हॉस्पिटल्स का काम निपटा के निकले हैं और बड़ी जल्दी हमसे जुड़ने वाले हैं। इज वेल नोन जीरियाट्रिक साइकियाट्रिस्ट with the experience of 25 years in mental health sector. He has worked in UK, Singapore as well as in India with KGMU. Skilled in psychological assessment, neuropsychology, psychology, psychiatry and healthcare. He is fellow of Royal College of Psychiatrists and chair of Geriatric Psychiatric India. He has done his
education from BRD Medical College, Gorakhpur. Is passionate about bringing awareness about dementia and late life depression. Very positive, very enthusiastic, डॉक्टर श्रीकांत श्रीवास्तव। और अब मिलते हैं प्रयागराज से डॉक्टर अनुभव श्रीवास्तव से। मैडम इज MD मेडिसिन FRCP FINISH fellow UPDA. He is associate professor at MLN Medical College इलाहाबाद। बहुत सारे गोल्ड मेडल, यानी 4 साल गोल्ड मेडल और 22 सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर्स के साथ में वो जो ज्ञान निकल के आ जाने वाला है, बस उसी की प्रतीक्षा है। She is working as joint secretary in Diabetic Education Foundation, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा विषय है और बहुत सारा काम करने की आज भी उसमें आवश्यकता है। She was awarded in 2018 by UPDA as Padmakar Tripathi Young Scientist Award. Very nice. Most welcome on our platform. Mr. Rakesh Kumar Srivastava is Chief General Manager, NABARD, National Bank of Agriculture and Rural Development. Postgraduate in economics and joined NABARD in 1988 as officer. He has risen through ranks and now become CM. Definitely. He was in charge of NABARD offices in Mizoram as well as in Jammu and Kashmir. Now, presently he is in Mumbai, and he has also worked in Moradabad, where he implemented field level interventions for improving the income of farmers and local artisans, as well as he was very much associated as faculty of BIRD, BIRD, NABARD का जो या बैंकिंग इंस्टीट्यूट है लखनऊ में, he was associated there also. बड़ी लेबोरियस, बड़े पढ़ाकू टाइप के हैं। ये मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया। मैंने कहा था ना फॉर्मल इनफॉर्मल मिक्स। बहुत बधाई हो मैम। आइए मिलते हैं राजीव मिश्रा से। Is founder, secretary, Social Research Foundation, as well as a very good editor, writer, poet, analytical. बढ़िया बढ़िया एनालिसिस निकल के आते हैं और बहुत अच्छे अच्छे सटायर भी आपके पास में होते हैं। स्वैच्छिक दुनिया के नाम से आपका एक वीकली न्यूज़पेपर आता है, which is ready to provide a literary platform to the scholars and intellectuals. So I would like to invite our psychology students to prepare articles for this magazine. क्योंकि ये मैगजीन प्रिंट मीडिया की भी है और साथ साथ में ई सर्कुलेशन भी इसका बहुत ज्यादा है। ई मैगजीन भी है जिसमें कि लिटरेरी या फिर किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित बहुत सारे आर्टिकल, समसामयिक आर्टिकल सब आते रहते हैं। सोशल रिसर्च फाउंडेशन इज फॉर्म्ड स्पेशली टू वर्क इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन. Its main mission is to improve the quality and standard of higher education. As बहुत दिनों से, पिछले 3-4 सालों से जो काम चल रहा है उसमें पब्लिकेशन, जनरल पब्लिकेशन, मैगजीन्स, चैनल के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम ये चल रहा है कि सोशल रिसर्च में क्वालिटेटिव पॉइंट्स को कैसे सामने रखा जाए। उसका एक मॉड्यूल भी आपके पास में, अगर किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में अप्रोच करते हैं तो हमारे पास में एक मॉड्यूल है जो प्रेजेंट करेंगे राजीव जी कि किस तरह से सोशल रिसर्च को क्वालिटेटिव भी बनाया जाए और जन उपयोगी भी उसके रिजल्ट्स को लाया जाए। इसीलिए आपको शायद यूपी रत्न से सम्मानित किया गया और आप मंच पे आते हैं तो हम लोग भी अपने आप को सम्मानित महसूस करते हैं कि किसी यूपी रत्न के साथ में हम जुड़े हुए हैं। सो नाइस। और एक बात और है कि जब भी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी जरूरत हो, आप फट से एक बार फोन करिए, भैया आ जाइए, बस भैया जी हाजिर है सबके लिए। आप जो है ना जन जागरूक सबके लिए भैया जी बन गए हैं। वेरी नाइस। बहुत ही सहज रूप से आपका कविता पाठ भी चलता है, उसको भी हम लोग एंजॉय करेंगे। आगे बढ़ते हैं और मिलवाते हैं आपको अपने फाउंडर डायरेक्टर डॉक्टर पंकज कुमार श्रीवास्तव से। ही इज द फाउंडर ऑफ द स्टॉक्स नियर मी, व्हिच इज अ medical online consultation company before this COVID time. Established, we are working before this COVID time. And Dr. Pankaj Kumar Srivastava is well-known cardiac surgeon, MSMCH, and presently working as a medical director and senior consultant cardiac surgery at Divine Heart and Multi-Speciality Hospital, Lucknow, since September 2013. He started Docs Near Me with a mission that patients could get specialist
मेडिकल कंसल्टेशन एट देयर डोर स्टेप एट अ लो कॉस्ट। क्योंकि बहुत सारे दूर दराज के ऐसे लोग हैं जिनके पास में एक्सपर्ट्स नहीं है, बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारी जानकारी नहीं है कि कौन सी बीमारी के लिए कहाँ कितना जाएं और क्या करें क्या ना करें। इस सब को सोच के ही डॉक्स नियर मी की स्थापना की गई। हम हैप्पी टू एसोसिएटेड विद डॉक्स नियर मी, क्योंकि हम जिस दिशा में काम कर रहे हैं, हमें जो रिस्पॉन्सेज मिलते हैं उससे समझ में आ रहा है कि हमारे काम की दिशा ठीक है। He is also the founder and president of Genesis Initiative, which is a national social organization which is working for providing healthcare in rural and inaccessible areas of India. Presently, as Corona arrives, तो हमारे पास में क्या काम था? लोगों को एजुकेट करो कोरोना को लेकर, और मास्क डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि आई थिंक मोर देन 5 लाख तक मास्क डिस्ट्रीब्यूशन हमारा चला है। और अच्छी बात यह है कि जो कारवां शुरू हुआ उसमें लोग जुड़ते गए, और ऑल ओवर इंडिया हमारी एक टीम तैयार है जिसमें इस दिशा में बहुत सारा काम किया। और आप सब जानते हैं कि कोरोना का बहुत खराब समय भी हमने देखा है, उसमें भी डॉक्स नियर मी और एज वेल एज जेनेसिस इनिशिएटिव ने बहुत सारे छोटे छोटे प्रयास किए और कोशिश की कि हम लोगों तक पहुंच सके और उनकी जरूरतों को पूरा कर सके। He has conducted various health awareness programs and free camps for poor patients, as well as we organized many health checkup camps in schools also. And he has received a Servant of the Poor award from Confederation of NGO of Rural India. तो डॉक्टर पंकज कुमार श्रीवास्तव का ये प्रयास डेफिनेटली सफल है, और जब जिस तरह से कारवां चल रहा है तो वो बहुत खुशी भी होती है कि उस दिशा में काम भी हो रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं जो चल रहे हैं और चलते रहेंगे सबके सहयोग से। Meanwhile, I would like to welcome our patron, Professor N.K. Saxena, my teacher, a well-known living legend of psychology, Dr. Dilbar Kumar Saxena from Kanpur। और आज के इस पैनल के इस पैनलिस्ट के परिचय के साथ, दिस इज मी, मेरा भी परिचय आपके लिए जरूरी है। I'm practicing as a psychologist as well as I am very much associated with Docs Near Me, और मुझे इस तरह के कार्यक्रमों को ऑर्गेनाइज करने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि आपके साथ जुड़कर वो सारी जानकारियां जो मुझे मिलती हैं वो बहुत ही मेरे लिए उपयोगी है। डॉक्स नियर मी और जेनेसिस इनिशिएटिव ने कोरोना टाइम में एक अपनी हेल्पलाइन भी चलाई, इस जरिए हम लोगों ने बहुत सारे लोगों से मिलने की कोशिश करी, और हमें लगता है कि हम में सही दिशा में प्रयास कर रहे हैं। Where is Dr. अनुभव? हाँ, नाम आपका आ गया, ठीक, फैंटास्टिक। आई थिंक एप्पल को भी मिस्टर राकेश श्रीवास्तव का दिया है। सो इस तरह का हमारा आज का ये प्लेटफॉर्म है, और जिसमें परिचर्चा होगी इंटरनेशनल मेंस डे को के बारे में जानने में या मुद्दों को उठाने से पहले आइए जानते हैं कि है क्या ये MAN, क्या है पुरुष की परिभाषा, और कितने संदर्भों में इसको परिभाषित करेंगे, कितने पिलर्स को, कितने आयामों को इसमें लेंगे। सो with due regards to Dr. N.K. Saxena, Professor Ramji Lal, I would like to start this panel discussion, sir. रामजी सर, मैं शुरू करूं? हाँ, ठीक है। तो सक्सेना सर नमस्कार। सर शुरुआत कानपुर से ही करते हैं, और सबसे पहले राजीव मिश्रा को इनवाइट करना चाहूंगी, क्योंकि वो सोशलिस्ट भी हैं, सोशल रिसर्च भी चलाते हैं, पत्रकार भी हैं, पोइट भी हैं, और आपका इन चीजों को देखने का नजरिया निश्चित तौर से अलग होगा। यू आर मोस्ट वेलकम राजीव मिश्रा, एंड वी विल स्टार्ट योर हार्ड डिस्कशन विद यू। धन्यवाद दीदी, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार करता हूं। एनके सक्सेना साहब हमसे जुड़े हैं तो माफ कीजिए, लेकिन जहाँ पे वो होते हैं वहाँ मेरी बोलती वैसे भी नहीं निकलती है, क्योंकि हम लोग ने तो शुरू से बचपने से उनको सुना है, उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं है मेरी। तो निश्चित रूप से गलतियां बहुत सारी होने वाली हैं, लेकिन चूंकि इंटरनेशनल मेंस डे है तो आज तो जो मेंस के रूप में मैं भी हूँ, और मेरी गलतियों को क्षमा किया जाएगा, क्योंकि जब हमने सुना है कि कोई डे होता है तो उस दिन उस व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है। माने वुमेन्स डे है तो वुमेन्स को सम्मानित करते हैं, तो मेंस डे है तो जाहिर सी बात है आज शायद हम लोग सम्मानित होने की श्रेणी में होंगे। अब
चूंकि अगर विद्वजन पहले बोलते तो मुझे मालूम होता कि हमें किस उसमें जाना है, किस रास्ते पे जाना है, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि कौन सा रास्ता है। इसलिए चलिए हम चलते हैं। आप सबसे सबसे छोटे होंगे या आप सबके आशीर्वाद के आकांक्षी होंगे, अपनी गलतियों को क्षमा भी मांगता हूँ। अभी ये मालूम नहीं है कि दिशा कहाँ जानी है, और बस एक बात खाली दिमाग में आती है कि जब कोई डे मनाया जाता है तो अब सम्मानित होने के लिए डे मनाया जाता है या संरक्षित होने के लिए डे मनाया जाता है, ये बात समझ में नहीं आ रही। तो मैं जो पत्रकार के तौर पे देखता हूँ, जो साहित्यकार के तौर पे देखता हूँ, वो तो ये देखता हूँ कि जिसको संरक्षित करना होता है उसको डे के रूप में मनाते हैं। नहीं राजू भैया, जी डे डे की चर्चा बाद में होगी। आप एक परिभाषा या एक ख्याल लाइन से ये दिखाइए कि पुरुष है क्या, क्योंकि स्त्रियों पे तो बहुत सारी कविताएं और बहुत सारे वक्तव्य हैं। तो हाउ यू डिफाइन मैन? दीदी, सबके पीछे एक निगेटिव थिंकिंग होगी, इसलिए मैं सीधे सीधे अपनी कविता पढ़ देता हूँ और आपसे पूछता हूँ, क्योंकि अभी इसमें तो जो बाकी बहनें हैं मैं उनको नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ और शायद मेरे प्रश्न का जवाब भी यही होगा। शायद मैं कुछ कह भी पाऊंगा आपसे, और उसके बाद एक मेरा गीत है, वो मैं आपको बीच में कभी जवाब की आज्ञा होगी तो सुनाऊंगा, लेकिन वो थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट पे लेके रखा है, क्योंकि मेंस की जहां बात आती है तो मेंस बहुत संरक्षित प्रजाति में आ रहा है। और कहता हूं दीदी, आपसे पूछता हूं कि नारी नारी इन लड़कों को कौन बनाता है? नारी इन लड़कों को कौन बनाता है, और किसकी कोख से जन्मा बालक नार सताता है? हम बच्चे हम कहां से आए हैं? नारी इन लड़कों को कौन बनाता है, किसकी कोख से जन्मा बालक नार सताता है? और पूछता हूं दीदी कि किसने बेटे को कंस बनाया? किसने बेटे को कंस बनाया? किसका भाई रावण कहलाया? क्यों पांव पालने देख न पाए, क्यों इच्छित फल देकर बहलाया? दबंग लाल की छवि देखकर क्यों निज मन हर्षाता है? और नारी इन लड़कों को कौन बनाता है? जब हमारा बच्चा थोड़ा दबंग होता है तो गली में हमारा भी रुतबा बढ़ जाता है कि हम तो यही काम करवा ही लेंगे। और फिर पूछता हूं, इन्हीं परिस्थितियों को डिफाइन नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी पूछता हूं कि बाइक पर बैठे लड़के छींटा कसी क्यों करते हैं? जिनके पास सब होता है, जो झोपड़ी वाले बच्चे होते हैं तो पढ़ने में लगे होते हैं, लेकिन जो जिनके पास अनर्गल होता है वो बाइक पर बैठे लड़के छींटा कसी क्यों करते हैं, और खानदान वाले चिराग क्यों चैन झपटते हैं? क्योंकि उन्हें ही अपनी गर्लफ्रेंड को ज्यादा खिलाना होता है। तो बाइक पर बैठे लड़के छींटा कसी क्यों करते हैं, और खानदान वाले चिराग क्यों चैन झपटते हैं? क्यों पुत्र होने का औरों को आशीर्वाद बांटती हो? हमारे यहाँ सर, जब गांव में हमारी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी भी 2 बेटियां हैं, बेटे नहीं है कोई, और हम लोग बहुत खुश हैं। लेकिन जब भी हमारी पत्नी कभी गांव में जाती है तो जो बुआ, चाची, ताई, मामी जो भी होती हैं, वो उनको कहती हैं एक एक बेटा और हो जाए तो खानदान चल जाए। कोई कोई आदमी नहीं कहता, ये औरत ही कहती है। तो कहता हूं कि क्यों पुत्र होने का औरों को आशीर्वाद बांटती हो, और क्यों और बिन बेटे वाली औरत को निर्वंशी का ताना मारती हो? क्यों पुत्र होने का औरों को आशीर्वाद बांटती हो और बिन बेटे वाली औरत को निर्वंशी का ताना मारती हो? फिर वही रोशनी आंखों की किसी और नार का हाथ थामकर सांसों की पहली खोली को वृद्धा आश्रम तक छोड़ के आता है। नारी इन लड़कों को कौन बनाता है? वो लड़का नहीं होता, वो तो किसी और लड़की का, जब वो पत्नी हो जाती तो अपनी माँ को वृद्धाश्रम तक छोड़ के आ जाता है। तो कहां तक? और फिर पूछता हूँ, करूंगा कि आप लोगों का माइक कहीं पे बंद है, माइक ऑन है, तो जिनका माइक ऑन है वो अगर ऑफ कर ले तो मजा आएगी। कांग्रेस पार्टी की लीडर इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान की सोचो, इन लड़कों से जैसी उम्मीदें पाली हैं तुमने जीवन में, क्या स्वयं कभी किरदार निभाया वैसा तुमने बीते क्षण में? क्या सास ससुर की बेटी बनकर, ननद देवर की बहनी बनकर साथ रहने का सुख तुमको भी याद आता है? नारी इन लड़कों को कौन बनाता है? और अंतिम में कहता हूं कि माँ तुम हो, तुम माँ हो, करुणा हो,
परम पिता की रची हुई कोमल सी वरुणा हो। तुम शिल्पकार हो पाषाणों का, छोटा कर दो, छोटा कद कर दो तारों का। देखो फिर कोई कैसे खुद को रावण कहलाता है, नारी इन लड़कों को कौन बनाता है। तो माँ, मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ कि जो हम पुरुष हैं वो आपके जन्म, आपसे जन्मे हैं, उनको आप जैसा बनाएंगी हम वैसा बनेंगे। लेकिन आज स्थितियां बदल रही हैं समाज की, इस पे चर्चा करनी आवश्यक है। वरना पुरुष, जो अभी तो हम कहते हैं कि महिलाओं को संरक्षण की जरूरत है, लेकिन मैं कहता हूं कि पुरुषों को संरक्षण की जरूरत पड़ेगी। धन्यवाद। वाह भैया, ये एक अलग ही अंदाज़े बयां था। और ये तो आप देखेंगे कि क्या निचोड़ निकल के आता है इस कविता का। राजीव श्रीवास्तव, देख लीजिए कि अनम्यूट म्यूट किसको करना है, यू प्लीज। हाँ जी, मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी का माइक खुला है। एनीवेज, अगर हम किसी की भी व्यक्ति के जीवन के कुछ विशेष पहलुओं को देखें, क्योंकि वेलबींग बहुत इंपॉर्टेंट है, वेलबींग के पहलुओं को देखें तो फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, ये सारे एस्पेक्ट्स निकल कर आते हैं। अभी राजीव मिश्रा ने जो एक कविता दी, उसमें उन्होंने जो कुछ भी कहा है उसके पीछे का जो सटायर है वो भी मैंने नोट कर लिया है, उसको भी निकालेंगे। लेकिन अगर ये एक स्केच था पुरुष के बारे में, पुरुष दिवस क्यों मना रहे हैं या बेटर रिलेशनशिप की क्यों बात कर रहे हैं, ये तो परिचर्चा में निकल के आएगा, पर जो वेलबींग के मेन पिलर्स हैं उनकी भी परिचर्चा करनी उतनी आवश्यक है। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर अनुभव श्रीवास्तव कि आप फिजिकल हेल्थ के बारे में, आपके पास में कुछ मुद्दे होंगे कि क्या इन जनरल मेन एंड विमेन में फिजिकल हेल्थ को लेकर एक से ही बीमारियां हैं, एक से ही एटीट्यूड है, या प्रैक्टिसेस एक ही है, समथिंग लाइक दिस। सो you are most welcome. Dr. Anubhav Srivastava is a well-known, experienced physician, and I think you are dealing with men as well as women. Namaskar. Thank you for inviting me on this forum and having all very learned people on board. तो ये तो एक मेरे लिए भी एक अलग से एक्सपीरियंस है कि जो मैं देख रही हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हैं एंड आप काउंसलर हैं, हमारे प्रोफेसर सर हैं, सो लॉट्स ऑफ पीपल हु हैव यूनाइटेड फॉर अ सोशल कॉज, नॉट ओनली मतलब हम बीमारियां सामाजिक प्रॉब्लम सब जुड़े हुए हैं, और अगर किसी चीज के लिए एजुकेशन करनी है, इराडिकेशन करना है, तो सभी को हाथ मिलाना होगा। तो आपने बहुत बढ़िया सवाल किया। राजीव जी की कविता का जो मर्म था वो बहुत ही सही था कि इट इज मतलब हम फीमेल्स की बात करते हैं, विमेन्स हेल्थ की बात करते हैं, और विमेन्स डे की को मनाते भी हैं, पर ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक जो जैसे उन्होंने कविता में कहा, ये ओरिजिन तो एक ही जगह का है, हम कैसे उस पेड़ को नरिशमेंट देते हैं, यह उसके आगे की लॉन्जिटिविटी डिटरमाइन करता है, अगर हम सोशल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की बात करें। बट फिजिकल एस्पेक्ट्स की अगर हम बात करें, मेल और फीमेल बॉडी में अंतर होता है। कुछ जो हम कहेंगे, अगर हम कहें कि शुरुआत में ही जब वो वूम में बेबी होता है, वहां से चेंजेस होते हैं, हमारे डीएनए में स्क्रिप्शंस होते हैं। अगर हम क्रोमोसोम्स की बात करें तो XY क्रोमोसोम एक मेल को लेबल करता है, XX क्रोमोसोम एक फीमेल को लेबल करता है। कई बार जो एबनॉर्मल एबरेशंस क्रोमोसोम में देखने मिलते हैं वो भी एबनॉर्मल होते हैं, चाहे वो Y की एक्सेस हो या डिलीशन हो, या X का डिलीशन हो या Y की अधिकता हो, चाहे आप उसे डाउन सिंड्रोम देख लीजिए, चाहे क्लिनफिल्टर्स देख लीजिए, तो नेचर ने बैलेंस ही बनाया है। तो जैसे कि आज आपके इंटरनेशनल मेंस डे की बात हो रही है, 19 नवंबर जो सेलिब्रेशन की बात कही जा रही है, कि वापस कहीं ना कहीं से संरक्षण की जरूरत तो नहीं है, लेकिन हाँ मतलब लाइक वी नीड टू स्टैंड टुगेदर। जो बात हो रही है कि रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं, दो इंडिविजुअल्स की, जो कि मेल और फीमेल हो सकते हैं। तो हमने ये कहा कि फिजिकली दो डिस्टिंक्ट एंटिटीज होती हैं,
जिन्हें हम एक मेल कहते हैं और एक फीमेल होते हैं। तो अगर हम बीमारियों के बारे में बात करें, फिजिकल हेल्थ की बात करें, तो कुछ बीमारियां फीमेल्स में प्रेडोमिनेंट होती हैं, जैसे कि थायराइड की। अभी आप बोलते होंगे तो हम लोग बोलते हैं थायराइड इज मोर कॉमन इन फीमेल। हमारे कई अनुवांशिक बीमारियां, ऑटोइम्यून डिजीज जिसे हम कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स होती हैं, ये सारी आप देखिए तो फीमेल प्रेडोमिनेंट होती हैं। और कॉमन की प्रोपेंसिटी बढ़ जाती है, वो भी कई रिस्क फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है। तो जैसे अभी आपने हमें बताया कि डायबिटीज की ही हम बात कर ले, डायबिटीज या मेटाबॉलिक सिंड्रोम की बात करें, तो हाँ, ये देखा गया है कि अगर हम कुछ आंकड़े बताएं तो डायबिटिक होते हैं, और 9 से 10% तरीके से हार्ट डिजीज भी पुरुषों में ज्यादा कॉमन पाया जाता है। हार्ट की समस्या या ब्रेन में जो फालिश होता है, यह पुरुषों में ज्यादा पाया जाता है। जो मूल कारण हम समझते हैं वो ये हो सकता है कि एक तरह का जो हम मोटापा बोलते हैं या जो हम ओबेसिटी कहते हैं, जो कि मेल में एक पियर शेप्ड होती है, जो मेल में एक एप्पल शेप्ड होती है। दो तरह की ओबेसिटी की हम बात करते हैं। एक जो पेट के अराउंड मोटापा होता है। आप हमारे जनरल मेल पॉपुलेशन को देख लीजिए कि पेट निकला होता है, पेट का डायमीटर या वेस्ट सरकमफ्रेंस हमारी ज्यादा होती है। तो यह हमारी विसरल एडिपोसिटी या हमारी जो फैट हमारी बॉडी में ज्यादा होता है, और यह आप देखिए तो पुरुषों में ज्यादा मिलता है। इसीलिए सारी शुगर जनित बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर वाली बीमारियां हैं, हार्ट की है, स्ट्रोक है, या हम पूरा बोले मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स ही हैं, यह उनमें ज्यादा पाया जाता है। और फीमेल्स में तो उनकी बॉडी शेप थोड़ी पियर शेप्ड होती है, तो लोअर बॉडी में ज्यादा फैट एक्यूमुलेशन होता है, पेल्विस की जगह ज्यादा होता है। फैट तो कहीं पे भी हो वो नुकसानदायक ही होता है और शेपलेस लगता है, तो वो तो कम करना आज एक नया एक प्रण है कि वो आपको अगर डायबिटीज या डायबिटीज से एसोसिएटेड मेटाबॉलिक सिंड्रोम को कम करना है तो हमें एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी इनहांस करनी पड़ेगी, मेल फीमेल अलाइक। हमारी फीमेल हार्मोन्स जो हम बात करते हैं, जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है, ये एक बड़ा प्रोटेक्टिव हार्मोन होता है फॉर फीमेल्स। तो इसीलिए ये भी एक कारण है जो कि हमारी फीमेल्स प्रोटेक्टेड रहती है, ये नेचर ने बनाया हुआ है। तो हम ये कहेंगे कि डिफरेंस तो नेचर ने बनाया ही हुआ है, not only in hormones, not only in the diseases aspect, body shape, और कहीं कहीं बिहेवियर में भी है। हाँ, पर बिहेवियर रेगुलेट किया जा सकता है, लाइफस्टाइल मॉडिफाई की जा सकती है कि हम उन बीमारियों का जो प्रेडोमिनेंस है वो कम कर सकते हैं। बहुत कुछ, जैसे ये हम नॉन मॉडिफेबल रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं, कुछ मॉडिफेबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं। आवाज नहीं आ रही। डॉक्टर अनुभा, आपका नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम कर रहा है? मैम आप ऑडियो ऑफ कर दीजिए। डॉक्टर अनुभा वीडियो ऑफ कर दीजिए। डॉक्टर अनुभा वीडियो ऑफ कर दीजिए, सो नेटवर्क सपोर्ट कर देगा। जो कैंसर्स हैं इन्हें भी रोका जा सकता है और बीमारियां बहुत कुछ कंट्रोल की जा सकती है। ओके डॉक्टर अनुभा, क्या किसी भी एक जनरल, मतलब कोई बहुत बड़ी वाली बीमारी की बात नहीं कर रही, इन जनरल किसी भी इलनेस के साथ में कोई मेन आते हैं, तो क्या आपको लगता है बीमारी को लेके उनकी चिंता, उनका एटीट्यूड, उनका सोचना थोड़ा डिफरेंट है विमेन से? मतलब हम ये कहेंगे कि अगर एक माँ है, हम सभी पेरेंट्स हैं, हमारे बच्चे बीमार होते हैं, हम तो दोनों ही बच्चों को बराबर ही कहेंगे, तो सब परेशान हो जाते हैं, ज्यादा हम केयर भी करते हैं। तो ये अपब्रिंगिंग की तो एक लेगेसी रही ही है। और फीमेल्स को बोला जाता है कि ये बहुत पेन टॉलरेंट होती हैं। अगर डिलीवरी हुई है तो आपने लेबर पेन को तो हम लोग हार्ट अटैक के पेन के बराबर बोलते हैं। तो अगर इतना पेन की टॉलरेंस रखती हैं या क्षमता रखती हैं, तो भूमि से विमेन को कंपेयर किया जाता है। तो अगर हम कहें तो इसीलिए
थोड़ा सा अगर आप कहिए कि जब मेल काउंटर पार्ट आते हैं टॉलरेंस मिलता है, लेकिन दोनों ही पहलू हैं। फीमेल्स कभी कभी इतनी टॉलरेंट हो जाती है कि वो अपनी ही बीमारियों को निग्लेक्ट कर देती हैं, वो अपने आप का अपना ध्यान नहीं रखती हैं, जबकि हमारा ये कहना होता है कि अगर आप अपना ध्यान रखेंगी तभी आप अपने कुटुंब का ध्यान रख पाएंगी। अगर आप हेल्दी खाना नहीं खा पा रही हैं, अगर आप अपने हेल्थ को नहीं देख पा रही हैं, तो आप मैंने कहा कि जब दूसरे को कैसे ध्यान तब रखेंगे? तो मेन देख को मनाया जाता है, यानी मेंस कमजोर है। तो मेरा यही कहना रहेगा कि हाँ, मे बी हम दोनों ही काउंटर पार्ट को कहेंगे कि अवेयरनेस बहुत जरूरी है, एजुकेशन बहुत जरूरी, बीमारियों की को जानना बहुत जरूरी है, और सही समय पे उसको रिपोर्ट करना भी बहुत जरूरी है। डिले करना तो किसी के लिए ठीक नहीं है। वेरी ट्रू। नहीं, डिले तो करना ही नहीं है। चलिए इस विषय पे आगे अभी और भी बात करते हैं, सारे पैनलिस्ट को एक बार बात हो जाए। देखिए, जीवन का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट स्वास्थ्य है, तो उससे भी बड़ा एस्पेक्ट या उसके समकालीन या बराबर ही कहें या क्या कहें नहीं मालूम, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट जो है तो फाइनेंस भी होता है। और हमारे साथ में बड़े जाने माने बैंकर भी हैं जो कि बहुत सारी चीजें उस विषय पे प्रकाश डाल सकते हैं। कई बार हम लोगों का जो सोशल सेटअप होता है उसमें मेन के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है, वो हेड ऑफ द फैमिली होता है, उसको फैमिली को लेके चलना है, जिम्मेदारी। और अगर हम बात करते हैं ना तो हमारे जो आप कविता में भी देखा, और जो बहुत सारी बातें ऐसी निकल के आती, उफ ये मर्द बेचारा काम के बोझ का मारा। सो उसमें फाइनेंस भी बहुत बड़ी चीज आ जाती है। सो व्हाट डू यू से मिस्टर राकेश कुमार श्रीवास्तव? सबसे पहले सक्सेना सर को नमस्कार, क्योंकि सर पीपीएन वाले हैं ये लोग। हालांकि मैं पीपीएन में नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन सर शायद मेरे पहले इंटरव्यू बोर्ड में थे जब मैं नाबार्ड में। यस, ही वाज देयर, आरबीआई पैनल बोर्ड में थे सर। तो इसलिए सबको नमस्कार और सर को विशेष नमस्कार। जहाँ तक फाइनेंस की बात है, इससे पहले कि मैं फाइनेंस की बात करूँ, राजीव मिश्रा जी की जो बात है कि पुरुष को संरक्षण की जरूरत है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, और सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये समय आ गया है कि जब महिलाएं और पुरुष दोनों अपने रोल को बेहतर तरीके से समझें। क्योंकि अभी तक पुरुषों के बारे में यह था कि दे वर सीन एज प्रोवाइडर्स फॉर द फैमिली, केवल उनका काम था कि वो पैसा उपलब्ध करा दें, बाकी सारी जिम्मेदारी घर के अंदर की थी। लेकिन अभी चेंजिंग सर्कमस्टांसेस में हमारा रोल प्रोवाइडर प्लस केयर गिवर, क्योंकि आप न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं तो यू शुड बी एबल टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली, केयर गिवर प्लस फ्रेंड एंड गाइड फॉर द चिल्ड्रन। जो पहले ज्वाइंट फैमिली में बाकी चीज़ों, बाकी बुआ दादी नानी से आ जाता था, वो भी नहीं आ रहा है। तो रोल जो है, रोल एक्सपेक्टेशंस चेंज हो गई हैं पेरेंट्स, मतलब खास तौर से पापा से जिस तरह की बात पहले होती थी, इस तरह की बात अब नहीं रही है। तो रोल एक्सपेक्टेशंस चेंज हो गई है, रोल एक्सपैंड हो रहा है। और प्रोवाइडर के रूप में इशू ये हो गया है कि हमारी एस्पिरेशंस चेंज हो गई। हम न्यूक्लियर, जब ज्वाइंट फैमिली में रहते थे एक घर से काम चल जाता था, अभी न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, सबको घर चाहिए, बच्चों को अच्छी एजुकेशन चाहिए, प्रोफेशनल एजुकेशन। हम सब ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, नौकरी लग गई, लेकिन अभी आप सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे नौकरी मिल सकती है बैंक में, लेकिन अधिकतर लोगों को एमबीए चाहिए, इंजीनियरिंग चाहिए, मेडिकल चाहिए। तो पैसे का रोल भी बहुत बढ़ गया है पहले की अपेक्षा। तो अब सवाल ये आता है कि पैसा अगर इतना महत्वपूर्ण हो गया तो हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये है कि अगर आप के पास एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है तो सबसे पहले आपको एक सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए, पैसा बचाना शुरू करना चाहिए। अधिकतर बार हम ऐसा होता है कि रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होने के बाद भी हम पैसे पे इतना ध्यान नहीं देते, हम सोचते हैं पैसा तो आ ही रहा है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि हम सेविंग्स पे ध्यान दें। दूसरी बात क्या है कि अभी इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है कि हमारे जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं सेविंग के, वो अब उपयोगी नहीं रहे। ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स क्या थे? रेकरिंग में डाल दो, एफडी में डाल दो, सेविंग्स में रख लो। तो आपको एफडी में अभी 5 से 6% मिलता है, उस पर जब टैक्स कट जाता है 33%, तो 4% आपको मिलता है। और आप
इस समय WPI देखो, WPI मीन्स होलसेल प्राइस इंडेक्स 12% के ऊपर है, और जो CPI है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो अराउंड 5.38 है। बट आप इन नंबर्स पे मत जाओ, आप ये देखो कि आप जिन चीज़ों पे खर्चा करते हो वो किस हिसाब से खर्चा बढ़ रहा है। आप मेडिकल कॉस्ट देखो, मेडिकल कॉस्ट आपकी मिनिमम 20% साल से बढ़ती है, एजुकेशन कॉस्ट आपकी मिनिमम 10 से 15% कॉस्ट से बढ़ती है। तो जो ये इन्फ्लेशन के नंबर गवर्नमेंट बताती है, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। आप अपने खर्चे को देखो किस हिसाब से बढ़ा रहा है, तो आपको कम से कम 10% अर्निंग चाहिए। तो इसलिए आप अपने जो सेविंग्स के तरीके हैं उनको थोड़ा देखना पड़ेगा कि आप PPF में सेव कर सकते हो, आप ELSS में सेव कर सकते हो, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स में सेव कर सकते हो, इसमें 10% के करीब रिटर्न आ जाता है। आप म्यूचुअल फंड में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू से। राकेश जी मैं आपको रोकूंगी, आप बैंकर मत बनिए केवल, आप सिर्फ एक बैंकर की तरह बात मत करिए। आई मीन टू से क्या फाइनेंस एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है किसी पुरुष की लाइफ में, और क्या जब बच्चे मतलब लड़के जब पुरुष बनने लगते हैं तब से उनके दिमाग में ये होता है कि मुझे किसी तरह से फाइनेंस मैनेज करना है, मेरे ही ऊपर जिम्मेदारी है, मैं अपने शौक को मार लूं और सिर्फ यही करता चला जाऊं, तो आई एम वेरी मच डेडिकेटेड, चाहे इसकी वजह से जो भी कुछ हो, समथिंग लाइक दिस। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती, खासतौर से जब महिलाएं कमा नहीं रही होती थी तब ये बड़ी जिम्मेदारी होती थी कि आपका सारा ध्यान इस पे होता था कि मैं कैसे अपने परिवार के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंश्योर कर सकूं। तो उस समय ये जो लोग कहते हैं कि सिर्फ महिलाओं ने अपने शौक छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता। और क्या इसकी वजह से व्यक्तित्व तो कहीं से क्रश होता है? क्रश नहीं होता, लेकिन आपको अपने बहुत सारी चीज़ों से समझौता करना पड़ता है। आपको अपने शौक तो नेचुरली कंट्रोल करने पड़ते हैं, और ये देखना पड़ता है आपकी जो कैलकुलेशन होती है वो हमेशा इस चीज़ पे होती है कि कहाँ ज़्यादा पैसा खर्चा हो रहा है, कहीं ज़्यादा ना हो जाए। तो आप सबसे पहले ये कोशिश करते हो कि हम अपने परिवार के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंश्योर कर लें, उसके बाद आप अपनी बाकी चीज़ों पे ध्यान दें। तो ऐसा मेरा मानना है। राइट, और इसीलिए शायद पोस्ट रिटायरमेंट भी बहुत सारे इश्यूज निकल के आते हैं। पोस्ट रिटायरमेंट भी इसलिए आते हैं कि अगर आपके पास पर्याप्त कॉर्पस नहीं है या आपको पेंशन नहीं मिल रही है, तो आपकी सारी कैलकुलेशन इस पे रहती है कि मैं किस तरह अपना मंथली एक्सपेंडिचर कंट्रोल मतलब निकालूं। और दूसरा, मेडिकल एक्सपेंसेस आपके बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, आपकी बीमारियों संबंधित खर्चे बढ़ते जाते हैं। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए सबसे पहला उपाय जो है, पैसे से भी ज़्यादा जरूरी, वो है कि आप अपने हेल्थ का ध्यान रखें। अगर आप हेल्दी हैं तो आप अपना बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। एग्जैक्टली, वैसे भी हेल्थ तो सबसे पहला पॉइंट आता ही है। और अभी हम लोगों ने जो छोटी छोटी सी परिभाषाएं निकाल के आए हैं कि सामाजिक रूप में पुरुष क्या है, और उसके बाद में फिजिकल हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है, या फाइनेंस कितना बड़ा अपने आप में एक पिलर है, तो इन सारी चीजों का असर व्यक्तित्व के इस पार्ट पे पड़ता है, यानी मन मस्तिष्क इससे बहुत बहुत प्रभावित होता है। सो इसी पे परिचर्चा करने के लिए आई वुड लाइक टू इनवाइट एंड वेलकम डॉक्टर श्रीकांत श्रीवास्तव, जो हमारे पैनल में बहुत देर से जुड़ गए हैं, सर दूसरे नाम से थे तो इसलिए मैं पहचान नहीं पा रही थी। और डॉक्टर श्रीकांत श्रीवास्तव, वेल नोन साइकियाट्रिस्ट। सर कैमरा ऑन कीजिए और अपनी बात को सामने रखिए कि हम लोग पुरुष दिवस की परिचर्चा कर रहे हैं और उसमें पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित विषय पर क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार सबको, और कुमार जी थैंक यू इनवाइट करने के लिए। मैं काफी देर से बैठा सुन रहा था, तरह तरह की बातें हो रही हैं, अच्छा लग रहा था। राइट। तो और मुझे ये भी अच्छा लगा कि मेंस डे का सेलिब्रेशन हो रहा है। मीडिया तो ज्यादातर विमेंस डे पे रहती है, तब फिर इसने मुझे सोचने को मजबूर कर दिया कि मेन और वुमेन में क्या क्या समानताएं होती हैं और क्या क्या चीजें अलग होती हैं। और जब जेंडर के अलग होने की बात करेंगे तो सबसे पहले किताब दिमाग में आती है, Men are from Mars and women are from Venus। ये करीब 2009 लेट 90s में छपी थी, और इसमें ये बताया है कि पुरुष और महिला के
रहने में, सोचने में, बात करने में क्या क्या अंतर होता है। तो ये नंबर 1 बेस्ट सेलर रही है कई कंट्रीज में भी, और रिकमेंडेड एक बार पढ़ना तो चाहिए। लेकिन जब इसको छाना और जब और भी हमने रिसर्च की, तो हम साइकियाट्री के हैं, मानसिक स्वास्थ्य, तो उसमें ही के बारे में ज्यादा बात करूंगा मैं। देखने में शारीरिक रूप से मेल्स और फीमेल्स में फर्क होता है, सब लोग जानते हैं, देखते हैं। मेल्स लंबे ज्यादा होते हैं, वेट ज्यादा होता है, फीमेल्स शॉर्ट होती हैं। और डॉक्टर श्रीवास्तव ने पहले बताया कि पेन टॉलरेंस वुमेन की ज्यादा होती है, और ऐसे कई सारे हैं। लेकिन जब पर्सनैलिटी की बात करते हैं, व्यक्तित्व की बात करते हैं, तो व्यक्तित्व को 5 चीजों को देखा जाता है: न्यूरोटिसिज्म, एग्रीएबलनेस, कॉन्शियसनेस, एक्सट्रावर्जन, ओपननेस एंड इंटेलेक्ट। कुमित जी, यहाँ प्रेजेंटेशन करने का हो सकता है शेयरिंग? अच्छा चलिए, मैं ऐसे ही बात करता हूँ, अगर जरूरत होगी तो स्लाइड्स आपको भेज दूंगा मैं। तो न्यूरोटिसिज्म क्या होता है? न्यूरोटिसिज्म होता है कि कैपेसिटी टू एक्सपीरियंस नेगेटिव इमोशंस, एंजाइटी, डिप्रेशन, गुस्सा, सेल्फ कॉन्शियसनेस। और ये चीजें फीमेल्स में ज्यादा होती हैं मेल्स के कंपैरिजन में। दूसरा आता है एग्रीबलनेस। एग्रीबलनेस का मतलब हम किसी दूसरे से कैसे रिलेट कर सकते हैं, एम्पैथी, काइंडनेस, दूसरे की बात को दिल से कैसे समझ सकते हैं, मन से कैसे समझ सकते हैं, बजाय से सुनने के। और यही है जिससे कि कोऑपरेशन, सोशल हार्मनी, दूसरे की चिंता, ये सारी चीजें हम लोग के दिमाग में घूमती है। ये भी फीमेल्स में ज्यादा होता है। कॉन्शियसनेस, सेल्फ डिसिप्लिन, हम अपने को कैसे डिसिप्लिन कर सकते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि कितने कम समय में क्या काम करना है, कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। सड़क पे चल रहे हैं तो हमको अगर लेफ्ट में चलना है तो कितना कॉन्शियस है कि हम लेफ्ट में चलेंगे, रोड डिवाइडर पार करके दूसरी तरफ नहीं चलाएंगे। ये दोनों में बराबर होता है, मेल और फीमेल दोनों में ये चीजें बराबर होती हैं। फिर आता है एक्सट्रावर्जन, दूसरों से मिलना, सोशेबिलिटी, तो दूसरे के सामने अपनी बात को रखना। पॉजिटिव इमोशंस, हंसना, खुश होना, ये भी फीमेल्स में ज्यादा होता है। एक्सट्रावर्जन जो चौथा डायमेंशन है, सोशेबिलिटी, दूसरे के सामने आप कैसे रख सकते हैं। एक्साइटमेंट सीकिंग, नई चीजों का शौक, नई चीजें मिल ढूंढने का कि हम ये करेंगे तो ये होगा, हमें अच्छा लगेगा। लगे या ना लगे वो बात की बात है, लेकिन इसलिए घूमने जाने का, नई जगह को ढूंढने का, नया कंप्यूटर खरीदना, ये सब मेल में ज्यादा होता है। फिर लास्ट में आता है ओपननेस एंड इंटेलेक्ट, कि जो इसको कहते हैं हाउ हाउ वी अटेंड टू अ कॉम्प्लेक्स स्टिमुलाई। कॉम्प्लेक्स स्टिमुलाई का मतलब है जैसे कि हम सोशल गैदरिंग में बैठे, 4 लोगों के साथ बैठे काम पे, तो उनसे हम कैसे बात कर रहे हैं, उनसे जो इंफॉर्मेशन आ रही है, वर्बल और नॉन वर्बल, मतलब कि वर्बल तो जो कोई कह रहा है, नॉन वर्बल हो जाती है कि उसके चेहरे के एक्सप्रेशन क्या है, आज मीटिंग के लिए वो बंदा कितना तैयार होके आया है, ये अक्सर उसके कपड़ों से पता चलता है कि फॉर्मल मीटिंग में आप आ रहे हैं तो कपड़े ठीक से प्रेस होने चाहिए, साफ होने चाहिए, ड्रेस क्या है। तो ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, और इसमें एक ये होता है कि अगर मीटिंग में बात हो रही, कोई ध्यान से सुन रहा है या कोई आसमान छत देख रहा है, ये भी मेल और फीमेल दोनों में बराबर होता है। अब पर्सनैलिटी से आगे बढ़ करके अगर साइकियाट्रिक बीमारियों की बात करें, तो ये देखा गया है, और ये पूरे वर्ल्ड का डेटा है, इसमें इंडिया अलग नहीं है कि वहां से यहाँ कुछ उल्टा हो रहा है।
तो सबसे कॉमन चीज डिप्रेशन, ये फीमेल्स में ज्यादा मिलती है। अल्जाइमर्स डिमेंशिया फीमेल्स में ज्यादा मिलता है। स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारी मेल्स में ज्यादा मिलती है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि फीमेल का स्किज़ोफ्रेनिया ठीक करना ज्यादा आसान है बजाय मेल का स्किज़ोफ्रेनिया ठीक करना। तो बीमारियां किसको हो रही हैं ये भी हमारे जेंडर पे निर्भर करता है। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ फीमेल्स में डिप्रेशन होगा, लेकिन ज्यादा उनमें मिलता है। और शायद कुछ बायोलॉजिकल चीजें हैं जो दिमाग के अंदर के कनेक्शंस हैं, दिमाग के अंदर के रसायन हैं, और जैसा कि डॉक्टर श्रीवास्तव ने बताया था जो हार्मोन्स हैं, शायद इनकी वजह से ये डिफरेंसेस हैं, लेकिन इनको अभी पूरा समझ नहीं पाए है साइंस क्या है। बस ये देखा गया होता है। तो अब बात ये आती है कि होता है तो होता है, और जब तक उसका रीजन नहीं पता जब तक उसका साथ चलना है। लेकिन पॉजिटिव चीज होनी चाहिए कि मेल्स और चाहे फीमेल दोनों पे बराबर से अप्लाई करता है कि हम लोग को खुश रहना चाहिए। पॉजिटिव मेंटल हेल्थ is important, and I can underline it and put it in bold as well, कि खुश रहने के लिए हमारे पास कई चीजें होती हैं। सुबह सूरज भी निकलता है, संडे को छुट्टी भी होती है, शाम को पार्टी भी होती है, ठीक है, फ्रेंड से भी मिलना जाना होता है। लेकिन तब भी ज्यादातर लोग खुश नहीं रहते। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई चीज ऐसी है जो रोकती है कि हम पूरी तरीके से खुश रहें। और सबसे बड़ी चीज में मुझे जो लगता है जो खुशी को रोकती है वो हम लोग का मोबाइल फोन है। छुट्टी पे भी हम जाएंगे, ऑफिस को पता है घंटी जरूर एक बार बजा देंगे, फिर बाद में कहेंगे सॉरी, अच्छा आप तो छुट्टी पे हैं तो घंटी क्यों बजाई भाई। तो इसलिए ये है। लेकिन काफी चीजों को देखने के बाद हमने कहा कि हम मेल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फीमेल्स की भी, लेकिन मेल्स में ज्यादा होती है। वर्क लाइफ 8 घंटे तो हमने सोने में निकाल दिए, 16 बचे, 8 घंटे काम पे चले गए, 1 घंटा आना 1 घंटा जाना जोड़ दीजिए तो 10 का हो जाता है, 18 बचे तो 6 खाली। उसमें हमको फैमिली को भी देखना है पूरा। ये बात अभी किसी ने पहले कही थी कि मेल्स का रोल ज्यादा होता है फैमिली को चलाने में, और वो बढ़ रहा है। सोशल लाइफ भी देखनी है, शादी में जाना है किसी फ्रेंड के यहाँ तो ट्रैवल करके जाना है, गिफ्ट क्या देनी है, ये सारे फाइनेंसेस कहाँ से हैं, ये काफी सारी चीजें मेल्स के ऊपर ज्यादा आती है। तो स्ट्रेस तो बढ़ रहा है। लेकिन इसमें एक चीज हम लोग भूल जाते हैं, अक्सर नहीं भूल जाते हैं, हमेशा भूल जाते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लव भी एक होता है। किसी को प्यार करना, बच्चों को प्यार करना होता है, सब पेरेंट्स करते हैं। स्पाउस को प्यार करना सब लोग करते हैं। जो अक्सर लोग नहीं करते वो है कि वो अपने को प्यार नहीं करते। वो इन सारी समस्याओं और जीवन के संघर्ष में अपने को भूल जाते हैं। और इसीलिए मी टाइम सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो मुझे लगा। एक बार मैं कोई प्रेस की रिपोर्टर आई थी इंटरव्यू लेने, तो ऐसी बात कर रही थी। तो उनकी जिंदगी सुबह 7 बजे किचन में शुरू होती थी बच्चे के टिफिन बनाने से, और रात में 10:30 बजे खत्म होती थी डिनर बनाने में, बीच में काम भी करती थी। उनके पास अपने लिए कोई समय नहीं था। चलता रहा 4, 5, 6 साल के बाद डिप्रेशन आ गया। हमेशा जल्दी में रहती थी। तो मेरा मैसेज, लास्ट मैसेज ये है अपना दोनों मेल और फीमेल के लिए, और खासकर मेल के लिए, क्योंकि उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा आती है आज की सोसाइटी में। मी टाइम ढूंढिए। यू शुड लव योर सेल्फ।
दिन में 1 घंटा सिर्फ हमारे पास अपना होना चाहिए। इसके 1 घंटे में हम जो चाहे करेंगे। काम के बारे में नहीं सोचेंगे, परिवार की समस्या के बारे में नहीं सोचेंगे, बच्चे के पढ़ाई के बारे में नहीं सोचेंगे, वाइफ की जॉब के बारे में नहीं सोचेंगे। अपने हम जो चाहेंगे वही करें। तो मेरा लास्ट मैसेज और बल्कि इस टॉक का मैसेज यही है, लर्न टू लव योरसेल्फ एंड फाइंड द टाइम टू डू इट। थैंक यू। Very well said, sir. Very well said. बहुत बहुत सारे अच्छे मुद्दे आपने कहे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि पॉजिटिव मेंटल हेल्थ, तो उससे सारे मुद्दे हैंडल हो जाते हैं। एज मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जो मैं काम करती हूँ, उससे यही लगता है कि पॉजिटिव मेंटल हेल्थ है तो फिजिकल हेल्थ में भी बहुत सारी चीजें हम निकाल लेंगे। बिल्कुल क्या सही सर कह रही। एक राइट सर, अगर किसी भी तरह की मानसिक समस्या, जैसे आपने कहा सिजोफ्रेनिया के पेशेंट यूजुअली मेल ज्यादा होते हैं, या अच्छा एक पिक्चर ये है, आई एम नॉट सेइंग व्हाट इज द राइट पिक्चर और रॉन्ग पिक्चर। एक पिक्चर ये है कि मैंने कहा कि मर्द बेचारा काम के बोझ का मारा, बहुत जिम्मेदारियां हैं, अपने शौक दबा के रखो, सबकी इच्छाओं की पूर्ति करो। दूसरी रूप ये निकल के आता है कि आप तो मर्जी के मालिक हैं, आप तो बादशाह हैं, आप तो स्वामी हैं, जैसे चाहो वैसे चलो। ये एक कंट्रोवर्शियल सी पिक्चर है। ये दोनों पिक्चर समाज में है, ये नहीं कह सकते कितना परसेंट है, बट है। तो क्या बीमारियों को लेकर स्पेसिफिकली जब हम लोग मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, तो सोशल टैबू वहां पर अपने आप में बहुत हावी है, आज भी है, बहुत सारे लोगों के साथ है। तो क्या ऐसा होता है कि कोई पेशेंट है सिजोफ्रेनिया का, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो पढ़े लिखे, वेल नोन, अवेयर है, तो वो उनको मालूम है उन्हें सिजोफ्रेनिया है, उन्हें जाना चाहिए, दिखाना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, तो क्या वो आते हैं, आपकी बात को सुनते हैं, अग्री करते हैं, फॉलो करते हैं, या उनके परिवार वाले उनको लाते हैं और करवाते हैं? देखिए, स्किज़ोफ्रेनिया की शुरुआत में सिजोफ्रेनिया मतलब कोई भी ऐसी मेंटल डिसऑर्डर या इलनेस, नॉट द डिसऑर्डर, कोई भी इलनेस में, इलनेस है। डिप्रेशन में ज्यादातर मरीज खुद आते हैं, हम्म, क्योंकि उनको लगता है। लेकिन डिप्रेशन में एक चीज ये होती है ना कि हर चीज धीमी हो जाती है, सोचने की शक्ति कम हो जाती है, शरीर की ताकत कम हो जाती है। एक करके आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। तो ऐसे मरीज चाहते तो हैं डॉक्टर के पास आना, लेकिन वो उतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते, उतना सोच नहीं पाते कि यार आज करना ही है। ऐसे में उनके फैमिली वाले ही उनको कहते हैं, नहीं आज तो चलना भाई, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस गाड़ी में बैठिए, हम ले चल रहा है। लेकिन ये मरीज ऐसे पूरी तरीके से सक्षम है, ये आएंगे, अपनी बीमारी बताएंगे, डॉक्टर से बात करेंगे, उनकी बात समझेंगे, खुद दवा लेकर के ये जा सकता है, और दवा खाते भी हैं, टाइम से खाते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया जैसे है या मैनिक एपिसोड है, जब तेजी में लोग रहते हैं तो इनका एक तरीके से दुनिया से नाता टूट जाता है। ये अपने मन की दुनिया में इतने खुल जाते हैं कि बाहर की दुनिया नहीं दिखाई देती। तो इनके हिसाब से तो कुछ गड़बड़ नहीं है, तो ये ना तो अपने आप डॉक्टर के पास आएंगे, ना पूरी चीज बता पाएंगे ठीक से, ना दवा समझ पाएंगे। तो इनको ज्यादातर इनके परिवार के लोग लाते हैं। राइट सर, लेकिन तो स्टेटस ही फर्क है। हाँ, लेकिन जब मरीज ठीक होने लगता है, करीब 50% मरीज बेहतर हो गया, जब वापस इस दुनिया से जुड़ने लगा, तब उसको याद आता है कि 1 महीने पहले हमारी क्या स्थिति थी और दवा लेने से क्या हुई। तो करीब 80% मरीज तो इस कैटेगरी में आ ही जाते हैं कि वो खुद आ सके और दवा अपने समस्याएं बताएं, क्या चीजें बेहतर हैं, क्या चीज नहीं ठीक हुई, दवा लें और जाएं। फाइन फाइन, और जो आपने पहले बात कही ना कि जी, दो बड़े अलग चीजें देखने को मिलती हैं, ये अपने मन के मालिक हैं और दूसरा वही बंदा का काम के बोझ का मारा है। तो ये तो किसी और व्यक्ति का आंकलन है उस बंदे के लिए। उसको अगर जस्टिफाई करना है, उसको अगर समझना है, तो पहले बैठ करके देखें कि वो काम क्या कर रहा है सुबह से, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिए हुआ है। ये अपनी मर्जी का मालिक है तो कितना टाइम फैमिली को दे रहा है, फैमिली की जिम्मेदारियां कैसी कर रहा है,
काम की जिम्मेदारी कैसी है, तो इसको ऑब्जेक्टिवली कह पाना बड़ा मुश्किल है। और कभी-कभी तो ये बीवी के मूड पे भी होता है कि हस्बैंड कितना ध्यान रखता है उनका, और अगर मूड खराब है तो आप तो अपने मन के मालिक हैं। हाँ, बिल्कुल। किसी ने मुझे मेंस डे पे विश करने पे यही मैसेज किया कि 1 कप चाय माँग के देखो तो पता लगेगा इंटरनेशनल मेंस डे कैसे सेलिब्रेट हो रहा है। सो ये भी एक पिक्चर है ऑन अ लाइटर मोड। डॉक्टर अनुभा, एक बात जानना चाहूँगी कि जब जी। आपके पास में कोई पेशेंट आते हैं जिसमें कि फिजिकल हेल्थ के इश्यूज़ हैं तो वो आप हैंडल करेंगी जिस भी तरीके से, मतलब उसका एक सिस्टम है। क्या आपके पास में ऐसा भी कभी हुआ है कि आपके एक्सपीरियंस में कि आपने कहा होगा कि आपको किसी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है? आई एम टॉकिंग अबाउट द मेल पेशेंट्स, तो उन्होंने एग्री किया होगा और वो गए होंगे? डॉक्टर साहब हैं वो मानेंगे कि हमारी जनरल मेडिसिन की ही प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं जिनको मेंटल इलनेसेस एसोसिएटेड होती है। कई बार तो क्रॉनिक डिसऑर्डर्स डिसीजेस के साथ लियासनिंग ही होती है कि डायबिटीज़ का पेशेंट है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, वो एसोसिएटेड पेशेंट को डिप्रेशन है या और भी सारे मतलब कई एसोसिएटेड इलनेसेस भी होती हैं। कई बार घबराहट, उलझन प्राइमरी प्रेजेंटेशन भी हो सकता है जो हम कई बार सोमेटाइजेशन भी कहते हैं। तो बहुत सारे बीइंग अ फिजिशियन क्योंकि अब अभी भी अगर आप कहिए तो डिवीजन नहीं है कि मेल फिजिशियन है या फीमेल फिजिशियन है। आपको सभी दिखाते हैं, आपको सबको बराबरी से ही आप दिखते हैं। तो ये मतलब होता है रूटीन पेशेंट्स में। हमारे यहाँ जैसे अगर हम एग्जांपल दें, बुखार है, अंदरूनी बुखार है, ये सबसे कॉमन लक्षण है। महीनों से इलाज कर रहे हैं, बुखार नहीं ठीक हो रहा है। तो अगर हम इन डेप्थ में जाके पूछें पेशेंट के बिहेवियर्स के बारे में, पेशेंट की मन कैसा रहता है, किसी चीज में अच्छा लगता है कि नहीं, उसकी छोटी-छोटी चीजों को और डिटेल्स है, एक्सेप्ट उसकी सारी रूटीन इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल हो चुकी होती हैं। हम काफ़ी बोलते हैं कि आप थर्मामीटर से एक बार टेम्परेचर नाप के देखिए, जो कि नॉर्मल ही रहता है, पर अंदर से उनको उलझन, घबराहट, सुस्ती, कुछ नहीं करने का मन, अंदरूनी बुखार जैसा महसूस होता है। यह एक ग्रुप ऑफ पेशेंट है, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो। इनको इनमें कई मेंटल इलनेसेस भी होती हैं। तो अगर हम इनको इवैल्यूएट कराते हैं और अपने साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करते हैं, तो कई पेशेंट में डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स भी मिलते हैं। तो मेल पेशेंट्स को अगर आप कहिए, उनको काउंसल करिए, तो डेफिनेटली जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जिसको हम लोग डिप्रेशन जिसे आप बोलते हैं, न्यूरोटिक टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स होते हैं, जो मरीज समझता है कि यह बीमारी है, मेरा ये लक्षण है। अभी भी हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, थोड़ा तो स्टिग्मा है, पर अभी कुछ आपने 1 डेकेड या 2 डेकेड में देखा होगा कि लोगों को नींद नहीं आ रही है, यह एक प्रॉब्लम है, ये समझने लगे हैं। अच्छा नहीं लग रहा है, सुस्ती लग रही है, घबराहट हो रही है, यह भी उन्हें समझ में आता है। और अगर आप उनको समझाइए और कहिए कि कंसल्टेशन ज़रूरी है, तो ना ही वो मतलब साइकियाट्रिस्ट से कंसल्टेशन भी लेते हैं। और मतलब इवन नॉट ओनली एल्डरलीज़ या मिडल एज, बच्चों में आप देखिए अभी स्कूल्स का वो होता है, तो बच्चे भी आते हैं यह सिम्पटम लेके, उल्टियाँ हो रही हैं, ये बुखार जैसा महसूस हो रहा है। और कहीं न कहीं अगर आप ज़्यादा इन डिटेल हिस्ट्री लीजिए, तो एसोसिएटेड आपको साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत हो सकती है। नहीं, तो वही तो एकदम एक ये इन जनरल पिक्चर है। मेरे ज़हन में एक तस्वीर है, उस तस्वीर में ये आता है कि किसी मेल का कोई फिज़िकल बीमारी है, उनका चेकअप हो रहा है। मान लीजिए कि कोई कार्डियो इश्यू ही है, तो उनके कहा जा रहा है कि आपके जो आपकी फिज़ियोलॉजी एनाटॉमी जो कहती है, वो जो कह रहा है फिज़िकल बीमारी वो अपनी तरफ है, लेकिन साथ-साथ जी, में आप जी, इतने बिल्कुल। इम्पल्सिव हो जाते हैं, एंग्ज़ायटी इतनी ले लेते हैं या ओवरथिंकिंग है, तो आपको साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो हमें मेरी दोनों पिक्चर में ये चीज़ों आता है। को ही देखना राइट होगा। मैम। जी। और मेरी पिक्चर में ये आता है कि वो मेल कहता है रहने दो, ये सब मन की बातें हमारे ऊपर नहीं लागू होती हैं, हमें पता है हमें क्या करना है। वाइस वर्सा अगर यही कहानी अगर एक फीमेल की आती है, तो एक तस्वीर जो जो जिस तस्वीर की मैं बयाँ कर रही हूँ, उसमें ये आता है कि फटाफट उनके फैमिली मेंबर्स ये कहते हैं, "बस तुम्हारी प्रॉब्लम ही यही है, एक्चुअली इसी की वजह से तुम्हारे कार्डियक इश्यू है, सो यू जस्ट गो फॉर द साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट।" नहीं, नहीं, क्या ऐसा ऐसा है? नहीं मतलब आपका एक्सपीरियंस है, मैं उसे नहीं नेगेट करूँगी, बट
चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अगर वो इश्यूज पर्टेन करता है, क्योंकि होती हैं कई बार दोनों तरह के इश्यूज देखने मिलते हैं। अभी जैसे आपने बोला कि मेल्स कभी कभी अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं, ये उस चीज का एग्जाम्पल ही है। और पर फीमेल्स की भी कहीं कई बार इग्नोरेंस होती है। तो मेरे को लगता है इन जनरल अगर हमारा प्राइमरी केयर फिजिशियन अगर आपको इवेलुएट करता है और उसको यह लगता है, इवेलुएट तो हम फिजिकल बीमारियों के लिए करते ही हैं, पर अगर उनको ये लग रहा है कि ये सिर्फ फिजिकल एट्रीब्यूट नहीं है, कोई मेंटल हेल्थ इम्पेयरमेंट का कंपोनेंट है, तो बिल्कुल हमको एक बार कंसल्ट जरूर करना चाहिए, ईदर मेल और फीमेल। मतलब सोसाइटी में तो बहुत मिथ है, बहुत वो है, बट बीइंग लाइक फिजिशियन माई सेल्फ, इट शुड बी आवर ड्यूटी टू एक्सप्लेन इनटू दैट टर्म्स कि भाई वो, हाँ ये स्टिग्मा है कि दे डोंट वांट टू गो, आप ही दवा लिख दीजिए। हम लोग भी लिखते हैं, हम ये नहीं कह रहे, पर मतलब कितना दिक्कत है पेशेंट को उतना भी समझाना चाहिए और स्पेशलिस्ट से कंसल्ट जरूर कराना चाहिए। Okay, I would like to study that particular mindset or attitude of a male patient. क्योंकि कई बार क्या होता है, सुमित ये जी, बहुत सारे सॉरी लोग। आपको मैं इंटरप्ट कर रहा यस प्लीज सर। हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपके दिमाग में सवाल जो था कि मेल्स को ये बात के लिए तैयार करना कि उन्हें साइकियाट्रिक बीमारी है ज्यादा मुश्किल है बजाय फीमेल को, और ये आप इसका संभव जवाब है। जानना चाहती थी। जी हाँ सर। अभी तक कोई ऐसा सर्वे हुआ नहीं है जिसमें निकल के आया हो। क्योंकि हम लोग तो उस एटीट्यूड, उस माइंडसेट को, उस प्रैक्टिसेस को पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि नॉलेज उनके पास बहुत सारी है, लेकिन उनका एटीट्यूड क्या है। कई तो बार हमें ऐसा भी लगता है कि जो हमारे बहुत सारे ऐसे मेल पेशेंट्स हैं, चाहे वो बीमारी बड़ी हो या छोटी हो, उसमें ये भी चीज निकल के आती, नहीं नहीं मुझे तो बहुत प्रॉपर केयर चाहिए, लेकिन हम कहेंगे नहीं, मांगेंगे नहीं, हमारे नक्शे पूरे होंगे और हमारी प्रॉपर केयर चाहिए। ये तो अभी ये आपने कहा था ना, डिसीजन मेकिंग लाइज विद द मेल मेंबर और द सीनियर मोस्ट, जो हमारी हायरार्किकल सोसाइटी है। तो कहीं ना कहीं फीमेल्स, अगर इस बात पे हम कह रहे हैं, तो मेल्स को जो एक्सेप्टेंस होती है, चाहे वो किसी बीमारी के लिए हो, चाहे वेलबींग के लिए हो, वो उन्हें खुद डिसीजन लेनी होती है। कोई बोलेगा तो वो कोई कर दे पर बोले ना, तो ये एक हो सकता है। I'm not talking in any biased way, but ऐसा कुछ एक रफ पिक्चर है। तो परिचर्चा के अंदर में, मतलब जो हम लोग मुद्दे, जो मेरे जहन में था, जिसके लिए ये मॉड्यूल बनाया, जिसमें आप सब प्लेटफॉर्म पे आप सबको इनवाइट किया, यही है कि एक कोई डे मनाना कोई बड़ी चीज नहीं होती है। People are saying that we don't celebrate any men's day because every day is a men's day. Yes, it is very true. मेन विमेन दोनों, उनके अपने अपने रोल हैं, इन दोनों इनकी इम्पोर्टेंस है, दोनों की लाइफ है, दोनों ही को ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, सप्लीमेंट करते हैं, वो सारी चीजें अपनी जगह पर सही है। मुद्दे ये है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो जिन पे चर्चा नहीं होती, स्पेसिफिकली अगर हम मेंटल हेल्थ के मुद्दों को लें। और ये फाइनेंस में तो आप जानते ही हैं, हम सब आज भी हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है, फाइनेंस के लिए हम मेल पर डिपेंड करते हैं, और मेल भी उस चीज को समझते हैं कि वो उनकी मतलब पहली प्राथमिकता जैसी है जब परिवार की बात आती है। नहीं, जो हेल्थ भी वैसी ही है मैम, हेल्थ के डिसीजन की बात होएगी, जैसे आप फाइनेंस की बात कर रहे हैं, हेल्थ भी जब डिसीजन मेकिंग आई की मीन बात टू से फाइनेंस में तो वेरी है ऑलमोस्ट ही, क्लियर यस जैसा यस, है, पर अगर आप लेकिन फीमेल जो को बोलिए, हाँ हेल्थ क्या, स्पेसिफिकली मेंटल हेल्थ, सर लास्ट ईयर भी एक पैनल डिस्कशन हुआ था मेंस मेंटल हेल्थ डे की तरह, उसमें भी ये मुद्दे निकल के आए कि एक तो वैसे भी मेंटल हेल्थ पे खुल के चर्चा नहीं होती है। हम लोगों का एक छोटा सा प्रयास ये है कि जो परिचर्चा बेडरूम में हो रही है वो डाइनिंग टेबल पे आए, डाइनिंग टेबल से वो घर के चबूतरे पे आए, और जैसे हॉस्पिटल के सारे डिपार्टमेंट हैं, सारे डिपार्टमेंट के लिए लोग अवेयर हैं, उन पे जाना चाहते हैं, वैसे ही मेंटल हेल्थ के मुद्दों पर भी चर्चा हो, उनके पास जाएं। एंड यस, आई बिलीव कि बहुत सारी बड़ी बड़ी मानसिक बीमारियां भी दवाइयों के साथ में या अल्टरनेटिव थेरेपीज के साथ में चलती हैं, लोग उनसे निकलते हैं और एक फ्रूटफुल वैल्यूएबल लाइफ भी निकालते हैं। तो परिचर्चा हम लोग इसलिए करना चाह रहे थे, वो भी कम्युनिटी साइकोलॉजी के मंच पे, क्योंकि हम सब कम्युनिटी साइकोलॉजी में साइकोलॉजिस्ट है, कम्युनिटी में जाके काम करते हैं। और अभी हम लोगों की पिछले दिनों अक्टूबर में एक इंटरनेशनल
वक्त कॉन्फ्रेंस भी हुई थी सोनीपत में, वहाँ पर भी इस चीज़ पे और जोर दिया गया कि किस तरह से हमारे स्टूडेंट्स जो हमारे यंग साइकोलॉजिस्ट हैं वो कैसे कम्युनिटी में जाएं, लोगों के साथ जुड़ें और उस तरह के काम करें जिनकी आवश्यकता है। तो मैंने सोचा कि आप सब एक्सपर्ट्स को बुलाया जाए, मुद्दों को निकाला जाए। यस प्रोफेसर रामजी लाल शर्मा, प्लीज प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मैं ये कहना चाहता था कि आपने जो इंटरनेशनल मेंस डे जो बनाया है, तो इसमें हम कुछ साइकोलॉजिकल बातों को रखना चाहते थे कि इसमें वे चीज़ें शामिल जरूर होनी चाहिए जिससे पूरी सोसाइटी प्रभावित हो रही है और जिससे पूरे समाज का ताना बाना कहीं न कहीं कुछ बिखरता नजर आ रहा है। ये जहाँ तक पुरुषों के विकास की बात है, आपने सब विभिन्न हेल्थ पर और फाइनेंस पर या फिजिकल डिजीजेस में बातचीत हुई, लेकिन हम ये पाते हैं कि समाज में पुरुष और स्त्री दोनों बराबर हैं, दोनों के बिना एक दूसरे के पूरक हैं और वो बिना एक दूसरे के सहायता के वो कोई भी यह गाड़ी चल नहीं सकती है। यह बात बहुत स्पष्ट है। लेकिन एक तस्वीर जो समाज में दिखाई दे रही है उस पर मैं एक बात कहना चाहता था कि आज हमारा जो फैमिली सिस्टम जो बदलता जा रहा है, काफी हद तक बदल गया है। उसने हमारे ट्रेडिशंस, हमारे जो पहले की जो विचारधारा थी, हम जिस तरह से एक सामूहिक जीवन व्यतीत किया करते थे, ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, जिसके अंतर्गत बहुत सी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाता था। आज हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियर फैमिलीज होने के बाद बच्चे का पालन पोषण एक हद तक तो अच्छे ढंग से माँ कर ले रही है, लेकिन वही माँ बच्चा जब एडोलेसेंट पीरियड में जब पहुंच रहा है तो उसके व्यवहार से इतनी प्रताड़ित हो जा रही है, प्रभावित हो जा रही है कि उसके लिए उस बच्चे की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। जैसे अभी हमको हमारे एक मित्र की लड़की ने हमको फोन किया कि अंकल जी हमारे बच्चे में मोबाइल एडिक्शन हो गया है और मैं परेशान हो गई हूँ, हमारा जीना मुश्किल हो गया है, हम क्या करें। अब उस बच्चे को लाख समझाने की कोशिश कर रही है, तो उस में धीरे क्या बात है, वो निगेटिविटीज डेवलप होती जा रही और वो निगेटिविटीज वहीं तक सीमित नहीं है, वो निगेटिविटीज आगने वाले जीवन में भी नजर आ। जब वह उसकी मैरिजेबल एज में पहुंच रहा है तो वहां पर उसके पेरेंट का कोई बहुत नेगेटिव में तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक समस्या है कि उस पर उसके पेरेंट्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है और वो अपने ढंग से अपनी जिंदगी जीना चाहता है। उसके अंदर यह भावना पैदा होती जा रही है और हम तो पाते हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो धीरे धीरे उस बच्चे की उससे वो एक हेल्पलेस होते चले जा रहे हैं और वह बच्चा आगे बढ़ता है, मैरिज शादी होती है, वो अपना परिवार अपने बसाने लगता है और धीरे धीरे वो पेरेंट के साथ उसका एक तरह से संबंध धीरे धीरे वो बिखरता जा रहा है और अंत में वो अपनी जिंदगी को ही जीने के लिए वो तैयार रहता है। पेरेंट्स की जिंदगी क्या हो रही है उसके बारे में उसे बहुत वो सरोकार नहीं रह जा रहा है और यह प्रॉब्लम जाकर देखने को मिल रही है जबकि माँ बाप बुजुर्ग हो जा रहे हैं और उन बुजुर्ग हो जाने के बाद उनकी मानसिक स्थिति क्या होती है, उनकी शारीरिक स्थिति क्या होती है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या होती है। ये वही बच्चा है जिसको कि माँ ने बड़े प्रेम से पाला था। लेकिन एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा इस मुद्दे पर कि माँ क्या चाहती है, बेटा क्या चाहता है और बेटा क्यों बुजुर्ग होने के बाद वह बिल्कुल, अभी आज दैनिक जागरण में मैं पढ़ रहा था कि बुजुर्गों की लोनलीनेस के बारे में लेख लिखा था समाज शर्मा ने, जिसमें दिखाया कि सिंघानिया
सिंघानिया आज अपने बेटे के प्रति किराए के मकान में रह रहा है, एक बड़ा उद्योगपति उसके बेटे के साथ मुकदमे चल रहे हैं। आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि बाप को उसके घर से अलग होना पड़ा। अभी एक मैं उदाहरण जानता हूँ जिसमें कि माँ बीमार हुई और बड़े मुश्किल से बच्चे को, 3 बच्चों को उसने पढ़ाया। वो लड़के IT पढ़े, इंजीनियर हुए, विदेश चले गए विदेश पढ़ने के लिए। माँ को इच्छा हुई कि कोई बेटा हमारे पास बात तो कर ले कम से कम, लेकिन किसी बच्चे के पास फुर्सत नहीं थी कि बात करे। उसने अपने हस्बैंड से कहा कि आप जरा बड़े बच्चे को मिलाइए और कहिए कि आए, मैं उसको देखना चाहती हूँ। जब बड़े बच्चे को फोन किया तो कहा कि नहीं पापा मैं तो नहीं आ सकता, क्योंकि हमारी ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, दूसरे वाले को फोन कीजिए। दूसरे वाले ने कहा कि साहब कि मैं तो आ ही नहीं सकता, हमारी ये समस्या है। तीसरे वाले को फोन किए, तीसरे वाले ने कहा कि नहीं नहीं मेरा तो इम्पॉसिबल है कि मेरा आना, आप बड़े वाले से बात कीजिए। अंत में कोई भी नहीं आया। लड़की को फोन किया, लड़की दूसरे दिन ही कही कि मैं हाजिर हो रही हूँ, पहुंच गई और वो आकर के अपने माँ बाप को उसने संभाला। तो ये आखिर ये जो मेल फिगर हैं उनके अंदर इतनी निष्ठुरता क्यों आ जा रही है कि अपने माँ बाप के प्रति इस तरह के। आपको बता रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि बहुत से ऐसे परिवार हैं, माँ बाप माँ पिता मर जा रहा है लेकिन उसको कंधा देने वाला कोई नहीं मिल रहा है, इसलिए कि बेटा अपने अपने सुख को छोड़ करके वह अपने देश में अपने पिता के पास आने के लिए वो तैयार नहीं है। तो यह एक सामाजिक समस्या का स्वरूप लेता जा रहा है। तो आज इंटरनेशनल मेंस डे में हम ऐसी बातों को जरूर उठाएं जिससे हमारा पूरा सामाजिक ताना बाना बिगड़ता जा रहा है। हम लोगों ने देखा है कि बुद्धि माँ को किस तरह से हालत में छोड़ा जा रहा है, किस तरह से वृद्धों की जिंदगी नरक हो चुकी है, किस तरह से उनके मर्डर कर दिए जा रहे हैं। यह केवल एकमात्र बेटों की जो लापरवाही है उसका परिणाम उन बुजुर्ग माता पिता को भुगतना पड़ रहा है जिन्होंने बड़े अरमान से अपने बच्चों को पाला था। तो मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल मेंस डे में इन बातों को हाईलाइट होना जरूरी है कि आखिर ये हम उनको क्या दे रहे हैं, ऐसा क्यों उनको साथ हो रहा है, उनकी विचारधारा में ऐसा परिवर्तन क्यों होता जा रहा है, और हमारी पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए जिससे कि आने वाले समय में पेरेंट्स कम से कम सुरक्षित रह सके। ये बात मुझे कहनी थी। थैंक यू वेरी मच। जी सर, ये बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा है जिसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। क्या कहेंगे राकेश जी? I'm asking to राकेश कुमार श्रीवास्तव, क्या कहेंगे? नहीं देखिए, ये तो सच है कि बच्चे अपने पेरेंट्स से दूर जा रहे हैं और बहुत सारी बार ये चाहते हुए भी नहीं आ पा रहे हैं। तो ये जो ये कहना कि बच्चे निष्ठुर होते जा रहे हैं, ये कुछ मामलों में सही हो सकता है, लेकिन अधिकतर मामलों में बच्चे आना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चों के अपने माँ बाप से मोह खत्म हो गया। लेकिन अगर आपके शहर में कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं है, अगर आपके शहर में मुझे ढंग की नौकरी नहीं मिल रही है, तो मुझे शहर छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा। और शहर छोड़ के जब मैं बाहर गया हूँ तो कई बार ऐसा हो सकता है कि मैं अपने चाहने पर भी वापस नहीं आ पा रहा। तो ये जब हमारे एस्पिरेशन और नीड्स में बैलेंस करने की ज़रूरत है कि भाई हम अपने कैरियर को कितनी तरजीह दे रहे हैं और अपने माँ बाप को कितनी तरजीह दे रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति है कि माँ बाप को हमारी बिल्कुल अर्जेंट ज़रूरत है, तो नेचुरली आपको अपने कैरियर को 1 साल का ब्रेक लगेगा। क्या होगा? प्रमोशन इस साल नहीं मिलेगा, अगले साल मिलेगा। तो आपको वो करना चाहिए। ये डिपेंड करेगा हमारे संस्कारों पर कि हम कैसे, हमें अपब्रिंगिंग मिली है और किस तरह हम बड़े हुए हैं। अगर वो सही होंगे तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की ज़्यादा समस्या है। ओके, ठीक बात।
मैंने जो अपने स्कूल काउंसलिंग एक्सपीरियंस में देखा है कि जो बच्चे होते हैं, बच्चे से जब वो लड़के और लड़कियां बनने लगते हैं, उस दौरान यानी एडोलसेंस के उस पीरियड में बहुत सारे बॉयज बहुत सारी बातों के लिए उतने ओपन नहीं होते हैं, और शायद कुछ कुछ बातें उनके दिमाग में बसती हैं, उनका कुछ ना कुछ असर आगे के व्यक्तित्व में दिखता होगा। ये भी एक चीज, जनरल चीज देख के आती है। और मेंस डे पर कुछ ऐसे मुद्दे निकल के आए, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग हो, एक सोचने की नई दिशा मिले, काम करने का एक मुद्दा मिले, या उन अनछुए पहलुओं पर भी हम नजर डाल सके जो कि मेन रिलेटेड है। मेन मेन और वीमेन में कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि दोनों अपने अपने रोल में आगे अलग अलग हैं। ना फिजिकली कोई कंपैरिजन हो सकता है, ना मेंटली हो सकता है, ना सोसाइटी के अंदर में उनकी भागीदारी पे कोई कंपैरिजन हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट्री रहना बढ़िया रहता है। और कई बार हमने ये भी देखा है कि जब हम लोग पेरेंटिंग की बात करते हैं, क्योंकि वी साइकोलॉजिस्ट आर वेरी मच फोकस्ड अपॉन पेरेंटिंग, तो मम्मियां ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं और मम्मियों को ज्यादा गाइडलाइन मिलती है, और पापा थोड़ा से दूर दूर होते हैं। यानी मेन रोल में सिर्फ पापा का रोल ही नहीं आता, मेन के भी बहुत सारे रूप है। वो बेटा भी है, वो भाई भी है, वो पिता भी है, वो पति भी है, वो दादा भी है, वो ससुर भी है। सो ऐसे सारे रूप होते हैं। बट जब पापा की बात आती है अपब्रिंगिंग के टाइम में, और अगर साइकोलॉजिकल मुद्दे होते हैं या दूसरे कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जो एडोलसेंस से रिलेटेड है, तो मम्मियों पे ज्यादा बात होती है। और मैं क्यों इतनी सारी पेरेंटिंग की बात कर रही हूँ, जब हमारे साथ हमारे पैटर्न प्रोफेसर निर्मल कुमार सक्सेना सर हैं, और मेंस डे हो रहा पे बहुत सारी छोटे छोटे मुद्दों की परिचर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आई वुड लाइक टू इनवाइट यू टू raise some issues about this. Okay, am I audible? Yes sir, please बताइए। अभी आपके इस वेबिनार में बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी और कुछ ज्ञानवर्धन भी हुआ। और मैं ये कहना चाहूंगा कि मेन और वीमेन में जो भी हम डिफरेंसेस पाते हैं वो कल्चरली कंडीशनड है। क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी में हमने पढ़ा था कि कहीं कहीं मेन में वो क्वालिटीज होती हैं जो कि नॉर्मली वीमेन में होती हैं, एंड वीमेन जो है वो मैस्कुलिन टाइप वीमेन है और फेमिनिन टाइप मेन है। इट डिपेंड्स अपॉन देयर सोशलाइजेशन। उनके मैं इसको 3 ईज में कहूंगा, इसका 3 ईज में प्रभाव पड़ता है। हमारा एनवायरनमेंट क्या है, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, रिलीजियस एनवायरनमेंट, होम एनवायरनमेंट और एक्सपीरियंसेस इन लाइफ। और तीसरा है एजुकेशन, बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ये हमारा माइंडसेट बनाता है और हमारे जितने एक्शंस होते हैं उस माइंडसेट से होते हैं। अभी बहुत अच्छी बातें कही गई, खास तौर पे जिनमें हैप्पीनेस की बात की डॉक्टर साहब ने, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। बहुत से केसेस में हमारे पास ऐसे केसेस आए हैं जिनमें हैप्पीनेस का जो मैक्सिमम फैक्टर होता है वो मैरिटल रिलेशनशिप होता है। मैरिटल रिलेशनशिप हैप्पीनेस या अनहैप्पीनेस को बनाता है, तो इस पे भी हमें देखना चाहिए। और जैसा मैंने बताया कि आज भी कुछ ऐसे ट्राइबल्स ग्रुप्स हैं जहां पर सारी डिसीजन मेकिंग वीमेन के हाथ में है। फॉर्म्स, जितने एग्रीकल्चर फॉर्म्स हैं वीमेन ओन करती है, और वो न केवल मैट्रियार्कल है, मैट्रिलिनियल भी है और मैट्रिलोकल भी है। मतलब मात्र सत्तात्मक भी है, मात्र वंशी भी है और मात्र स्थानीय भी है। और मेन जो हैं उनके खेतों में काम करते हैं। ऐसे ट्राइबल्स हैं, ब्रिफार्ट ने किताब लिखी दी मदर्स, 4 वॉल्यूम है, उसमें कई उन्होंने ऐसे ट्राइबल्स का नाम दिया जहां आज भी मेन जो है बड़े सबमिसिव लॉट हैं, वीमेन डोमिनेटिंग लॉट हैं, हर डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। और मेन को, और यहाँ तक है कि पति जो है वो खेत में काम करने गया है और अगर उसकी पत्नी को पसंद नहीं है
उससे छुटकारा पाना चाहती है तो कुछ नहीं करना है उसको, उसका सामान लेकर दरवाजे पर रख देना है। वो आएगा, समझेगा दैट ही हैज बीन डाइवोर्स, अपना सामान लेके आगे चल देगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि मेन और वीमेन जो भी हम डिफरेंसेस पाते हैं वो कल्चरली कंडीशनड है। हम जिस कल्चर में रहते हैं, ज्यादातर लोगों ने बात ये की कि हम इस कल्चर में वर्क लाइफ बैलेंस भी हमारे यहाँ वीमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। जब अगर इफ बोथ आर इन सर्विस तो वर्क लाइफ बैलेंस भी वीमेन बनाती हैं। और लोगों ने ये भी बताया, बहुत अच्छी बात बताई कि मेन वीमेन यहाँ पे डिफर करते हैं। तो हमारे कल्चर की बात है, लेकिन ओवरऑल अगर हम यूनिवर्सली देखें तो मेन और वीमेन में जो भी हम डिफरेंसेस पाते हैं दे आर बिकॉज ऑफ देयर कल्चरल बैकग्राउंड। और कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ पर्सनैलिटी, मनोविज्ञान जिन्होंने पढ़ा है, रुथ बेंडिक्ट और मार्गरेट मीड के कंट्रीब्यूशन को भूल नहीं सकते। उन्होंने ट्राइबल्स में रह के पॉइंट आउट किया है। तो ये चीजें हैं। तो और सबसे बड़ी चीज जैसे मैंने बताया, हमने देखा कि अदरवाइज वेरी हैप्पी पर्सन बट अनहैप्पी बिकॉज ऑफ मैरिटल डिस्कॉर्ड। तो इसको अगर हैप्पीनेस की जो बात करते हैं तो यह है कि मैरिटल एडजस्टमेंट और मैरिटल सेटिस्फेक्शन दोनों को अगर मैन और वीमेन दोनों की जिम्मेदारी है, क्योंकि दोनों इससे सफर करते हैं। एक ट्रायंगल है इसका, सेक्स, लव एंड कंपेनियनशिप, ये तीन का ट्रायंगल है। अगर तीनों में प्लस है, सेक्स, लव और ट्रायंगल तीनों में प्लस है, इट इज अ गुड मैरिज, हैप्पी मैरिज। अगर एक माइनस है, इट इज अ पुअर मैरिज। और अगर दो माइनस है, एक प्लस है, इट इज अ सिक मैरिज। और अगर तीनों माइनस हैं, इट इज अ क्रिटिकली इल मैरिज। तो इसके जो है, जो मैं कहना ये चाहता हूं कि अभी जो मैंने बातें सुनी उनके आधार पर मैं कह रहा हूं कि अगर हमें हैप्पीनेस की बात है तो मेन और वीमेन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैरिटल डिस्कॉर्ड को अच्छा बनाना, और अच्छा बनाने से बोथ विल रिमेन हैप्पी। और जैसी बात है कि हैप्पीनेस एक बहुत पॉजिटिव ट्रेट है। हैप्पी पर्सन की काफी स्टडीज हुई हैं। हैप्पी पर्सन्स और रिजिलिएंट पर्सन्स, होपफुल पर्सन, इनका साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम भी अच्छा होता है। और स्टडीज कहती हैं कि 5 to 12 इयर्स ऑफ लाइफ स्पैन जो है वो पॉजिटिव पर्सनैलिटी और हैप्पी पर्सनैलिटी, रिजिलिएंट पर्सनैलिटी, होपफुल पर्सनैलिटी, ओवरऑल फ्लरिशिंग पर्सनैलिटी एज कंपेयर टू लैंग्विशिंग वन। तो लैंग्विशिंग पर्सनैलिटी से फ्लोरिशिंग पर्सनैलिटी का लाइफ स्पैन कुछ ज्यादा होता है, 5 to 15 इयर्स तक। तो ये सारी बातें हमें देखना है। और अल्टीमेटली मैं कहूंगा कि मैन और वीमेन ज्यादा डिफर नहीं करते हैं, और जो भी डिफरेंस है वो कल्चरली कंडीशनड है। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि ये वेबिनार होने जा रहा है, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। लोगों की बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनी, अपना ज्ञानवर्धन हुआ। कुमुद जी को और सबको मेरी तरफ से पूरा धन्यवाद। थैंक यू सर। मेरा तो यही प्रयास था कि हम लोग विमेन डे पे बहुत समय से परिचर्चा करते हैं, बहुत सारे छोटे बड़े मुद्दे उठाते हैं, और मतलब बहुत सारे ऑफलाइन प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सालों से हो रहे हैं। तो हमको विमेन डे पे भी चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि दोनों का ही एग्जिस्टेंस इम्पोर्टेंट है। दोनों की अपनी जिम्मेदारियां हैं, दोनों के रोल्स हैं, और दोनों ही अपने रोल के लिए इम्पोर्टेंट है। बड़ी खूबसूरत चीजें भी उसके अंदर शामिल हैं। और मैं ये भी चाह रही थी कि कुछ ऐसे मुद्दे भी निकले जो अनछुए हैं, जिनके बारे में बहुत खुल के चर्चा नहीं होती है, वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो एक कॉम्प्लेक्सिटी चलती है रिलेशनशिप के केसेस में, जो हम लोग देखते हैं, इवन आज भी वही एक केस आया था, वो भी स्मूथ हो जाए, क्योंकि दोनों के रोल इम्पोर्टेंट है, और उनको अपने अपने रोल, जिस रोल को जहां भी खूबसूरती से निभाया जाएगा तो नेचुरली फ्लोरिश पर्सनालिटी तो करेगी ही। तो इसी सारी मुद्दों के लिए आप सबको यहाँ पे जमा किया और छोटी सी परिचर्चा की। राजीव मिश्रा जी, क्या कहना है आपका इस बारे में? जी दीदी, माफ
माफी के साथ चाहूंगा, 1 मिनट में मुझे सेट होने में लगेगा। एक्चुअली ये ऑफिस टाइम को बढ़ाने का समय होता है 6:30 बजे हमारे ऑफिस को। तो मैं सी ऑफ करने में लगा था सबको। हेलो, आप हाँ जी, सुन पा बताइए। रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। बड़ी अच्छी बात, बड़ी अच्छी सब कुछ सीखने को मिला मुझे आप लोगों से। पर जब हम लोग समाज की बात करते हैं ना दीदी, तो समाज इसके विपरीत है। समाज में अगर आप जाएंगे, कंफर्ट जोन से थोड़ा सा निकल के जाएंगे, तो जो रोजमर्रा की जिंदगी मैं देख रहा हूँ हमारे गली में, हमारे मोहल्ले में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, जैसा डॉक्टर साहब ने सर ने कहा, सक्सेना सर ने कहा, वहाँ पे वुमेन डोमिनेटिंग है सब कुछ। ठीक है, थोड़ी सी उलट स्थिति है। चिकित्सकीय स्थिति से जो वर्तमान की स्थिति है, वहाँ एक जो आदमी है वो पिसा हुआ सा महसूस कर रहा है अपने आप को। जो मेन की भूमिका है, जो कंडीशन है, वो थोड़ा सा अलग है। अगर आप देखिए तो मैं ऐसी बातें कर सकता हूँ ना आपके मंच पे, क्योंकि ये कुछ निगेटिव बातें होंगी, लेकिन अगर इस पे हम बात नहीं करेंगे तो एक क्रांति सी आने वाली होगी। एक क्रांति तो नहीं कह सकते, लेकिन एक आतंकवाद आने वाला हो, मैं तो ऐसे कह सकता हूँ। क्योंकि जब कोई चीज फूटती है ना, जैसे विस्फोट होता है, कुछ अलग सा विस्फोट होगा, सामाजिक स्थितियां चेंज होंगी। क्योंकि आज पुरुष की स्थिति जो आमजन में है वो बदल रही है। पेरेंट्स के साथ उसकी स्थिति अलग हो रही है, वो पेरेंट्स के साथ न्याय नहीं कर पा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो पुरुष अपने पेरेंट्स से प्यार नहीं करता, वो पुरुष अपने माँ अपने बाप से प्यार नहीं करता, और वो पुरुष एक पिता नहीं होता, वो दोनों ही होता है। वो पिता भी होता है और बच्चा भी होता है, लेकिन वो कहीं फंस चुका होता है इन सामाजिक स्थितियों में। कुछ आर्थिक होती हैं, कुछ मानसिक होती हैं। वो कब पिस जाता है मैं नहीं समझता कि आप इसको समझ भी पाएंगे। मेरे साथ कई ऐसे बच्चे हैं, मेरे साथ कई ऐसे दोस्त हैं, कई ऐसे लोग हैं जो अच्छी खासी जिंदगी चल रही होती है, माँ बाप के साथ जा रहे होते हैं, तब तक उनकी शादी हो जाती है और दूसरे तीसरे साल वो दहेज के मामले में बिना मतलब के महिलाओं द्वारा, अपनी पत्नी द्वारा प्रताड़ित कर दिए जाते हैं। और जो जो जहां जा रहा होता है, वो पुरुष जिस स्थिति में जा रहा होता है, वो कभी ये नहीं सोचता कि मैं अपने माँ बाप की सेवा नहीं करूंगा। परिस्थितियां ऐसी चेंज हो जाती हैं कि उसको जोरू का गुलाम बन जाना पड़ता है। उसको पता भी नहीं लग पाता कि कब वो फंस गया, जबकि वास्तव में जोरू गुलाम नहीं होता। तो इस बात को सक्सेना सर या जो जो और सामाजिक लोग हैं वो ज्यादा अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। पर मैं तो यही सोचता हूँ, ये कहता हूँ कि नहीं, हमको जाके कुछ और परिभाषाएं कुछ गठित करनी पड़ेंगी। पुरुष, आज का जो पुरुष है, अगर वो आप ऐसे समझ लीजिए कि महिला प्रधान हो गया है ये समाज, ये पुरुष प्रधान समाज नहीं रह गया है, ये महिला प्रधान समाज हो गया है। लोग फेसबुक पे महिला पुरुष है और वो अपने आप को आगे करने के लिए महिलाओं की फर्जी आईडी बना लेता है। नहीं राजीव भैया, इसके पीछे दूसरे कारण है ना? जी, आई एम नॉट ऑब्जेक्टिंग, आई एम नॉट डिनाइंग, बट इसके पीछे दूसरे कारण है। कई कारण हो सकते हैं दीदी, कई कारण हो सकते हैं। मैं उन कारणों से बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूँ, कारण कई हो सकते हैं। लेकिन अगर मेल डे है, अगर मेंस डे है, तो इन बातों पे भी विचार करना होगा अवश्य। कि पुरुष की स्थितियां हैं वो बहुत चेंज हो रही। अवश्य। आप इस विषय पे कुछ पंक्तियां कहना चाहेंगे? दीदी जरूर कहना चाहूंगा। मैं एक जब कविता बनती है तो किसी भूमिका के साथ बनती है। मैं वो भूमिका आपके समक्ष रखना चाहूंगा। भूमिका ये थी कि मेरे ही एक मित्र थे और वो बेचारे बहुत परेशान थे। माँ बोल रही थी कि तुम बहू के कटघरे में हो, मतलब बहू के कब्जे में हो, ससुराल वालों के कब्जे में हो। और ससुराल वालों ने उनको कुछ दूसरे आरोप लगा दी। कुछ और बहुत सारी चीजें मैंने देखी और एक दो चार लाइनें बनी जो मैं आपके समक्ष रखता हूँ, आपके इस मंच के समक्ष रखता हूँ कि लगा कि भाई अगर आप पीछे से देखिए, सतयुग से देखिए, तब भी धरती को राम की आवश्यकता पड़ी तो राम पुरुष वेश में ही आए। फिर आप द्वापर में आइए और देखिए कि द्वापर में भी कृष्ण की आवश्यकता पड़ी और कृष्ण भी पुरुष वेश में आए। लेकिन मैंने सोचा कि अगर आज कृष्ण होते तो वो क्या कहते। तो वो, और एक बात और बताना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं ये समाज, अगर आप बातें दूसरी हो सकती हैं, लेकिन अगर आप देखिए तो लगभग हर दूसरे घर में जो बेटियां विवाहित हो चुकी हैं उनका भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दखलंदाजी होती है, मतलब परिवार बिखर रहा है कहीं। तो दो लाइनें बनती हैं मेरी, मैं वो आपके समक्ष रखता हूँ।
मुझे मालूम नहीं है कि वो आपको कैसी लगेंगी, लेकिन फिर भी मैं आज मेंस डे है, इंटरनेशनल मेंस डे है, मैं ये 2 लाइनें आपके समक्ष रखता हूँ दीदी, और कहता हूँ उन्हीं भगवान कृष्ण के ही शब्दों में कहता हूँ कि अगर उनको उस समय जाके बुलाया जाता तो वो क्या कहते, और वो ये कहते कि जहां सुत को नहीं कोई भाव वहां मैं कभी नहीं आऊंगा, जहां सुत को नहीं कोई भाव वहां मैं कभी नहीं आऊंगा, जहां प्रेम का हुआ भाव वहां मैं कभी नहीं आऊंगा, जहां सुत को नहीं कोई भाव वहां मैं कभी नहीं आऊंगा। और कहता हूं कि माना की बेटी है प्यारी हमारी, माना की बेटी है प्यारी हमारी, हृदय से कोमल है वो तो सुकुमारी, बेटा भी नहीं हर बलात्कारी, ना ही हर नारी की दुनिया उजाड़ी, हर पुरुष करोगी बदनाम जो यूं सरेआम वहां पर कभी नहीं आऊंगा, जहां सुत को नहीं कोई भाव वहां पर कभी नहीं आऊंगा। तो मैंने ये 2 लाइनें आपके समक्ष रखी, और मुझे उम्मीद है दीदी कि आपका ये मंच पुरुषों की इस जो सामाजिक स्थिति है इस पर भी विचार करेगा। धन्यवाद। बढ़िया बढ़िया राजीव जी, बहुत अच्छा। जी दीदी, मेरे ख्याल से दीदी का नेटवर्क गड़बड़ हो गया है। दीदी सुन पा रही हैं? डॉक्टर कुमार? हाँ बिल्कुल, आई वॉज अनम्यूटेड, आई मिस्ड इट। मैं कह रही हूँ कि आपका ये जो भाव है, जो आपकी प्रस्तुति है, जिसमें बातें भी कहीं गई और गीत भी प्रस्तुत किया गया, कविता भी प्रस्तुत की, वो पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन फॉर द मेंस डे है, क्योंकि हम लोग विमेन डे पे बहुत सेलिब्रेशन करते हैं। अब आगे से हम लोग मेंस डे पे भी उतनी ही ज्यादा सेलिब्रेशन करेंगे और उसका भी एक मजा होगा, और साथ साथ में कोशिश रहेगी उन सारे मुद्दों को, उन सारी चीजों को भी निकाल के लाएं जो जरूरी है कि कैसे चीजों को आगे ले जाया जाए। यही एक छोटा सा प्रयास था, और इस मंच पे अलग अलग लोगों को लाना और एक कंप्लीट डेफिनेशन बनाना। और ये तो कहा ही नहीं जा सकता है कि किसकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, और परिचर्चा मेंस डे पे हो तो उसका मतलब ये भी नहीं है कि किसी की आलोचना की जा रही, या किसी किरदार के बारे में कुछ कहा जा रहा है कि कोई उसमें ये चीज अच्छी है, ये चीज नहीं अच्छी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और जो हमारे पास में जो जैसे सर ने कहा कि ये हमारे अपने कल्चरल बैकग्राउंड में है, हमारी अपनी सोसाइटी का है, तो यस, हमारी अपनी सोसाइटी में पुरुष की इसी तरह की भूमिका है, और उस भूमिका को कोई नहीं नकारता, उसकी बहुत ज्यादा उसको बहुत सम्मानित, उससे बहुत सम्मान दिया जाता है। और कुछ किसी और की कविता में शेयर करना चाहूंगी कि घर की जिम्मेदारी का भारक है वो, अपने परिवार, समाज और देश का तारक है वो, स्त्री, माँ बाप और बच्चों का सहारा है वो, खुशियों, समृद्धि और सुखों का किनारा है वो, अपने कर्म के प्रति क्षणपालक है वो, मेहनत और ताकत का धारक है वो, कर्मशील, परायण, धर्म परायण, हर पल ध्यानी है वो, अपनी जिम्मेदारी का हर पल ज्ञानी है वो, सुख प्रदाता, बच्चों का भाग्य विधाता है वो, हर कदम में सबको राह दिखाता है वो, अपने परिवार की रीढ़ की हड्डी है वो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अपने परिवार की रीढ़ की हड्डी है वो, खर्च और पैसों के लिए नोटों की गड्डी है वो, पिता के रूप में प्रकृति का पालक है वो, एक बीज को पेड़ के रूप में ढालक है वो, सहनशील, एक लक्ष्य अपना जीवन वार देता है वो, खुद मिट अपने बच्चों को निखार देता है वो, अपने अपनों का संकट हर लेता है वो, अपने बच्चों का हर सपना पूरा कर देता है वो, खुद भूखा रहकर भी नित कमाता है वो, कुछ मांग किए बिना सिर्फ दे जाता है वो, इनकी महानता का कोई परागार नहीं होता, एक पुरुष के जीवन में कोई आधार नहीं होता। यहाँ कुछ सिंपैथी जैसा करने का मतलब नहीं है, और पुरुष से पिता ही नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारे पुरुष के जो स्वरूप हैं वो निकल कर आए हैं, जो कि एक, और आप सब उसकी बधाई के पात्र हैं, और हम सब भी उस बधाई के पात्र हैं, क्योंकि हमारे पास में भाई भी है, पिता भी है, बेटा भी है, और बहुत सारे और रिश्ते नाते हैं जिनके साथ ये सृष्टि चल रही है। डॉक्टर सृष्टि श्रीवास्तव, प्रिंसिपल नवयुग गर्ल्स डिग्री कॉलेज, साइकोलॉजिस्ट,
काउंसलर वो हमारे मंच के साथ जुड़ गई है। मैडम आपका बहुत स्वागत है। हम लोग परिचर्चा को यहाँ पे समाप्त करने वाले हैं और आगे से भी इस तरह के कुछ छोटे छोटे मुद्दों पर परिचर्चा करेंगे। कोशिश रहेगी कि कुछ अनछुए मुद्दों को निकाला जाए, मनोवैज्ञानिक पहलुओं को उभार के लाएं, क्योंकि जिससे कि हम कम्युनिटी में जाएं, हमारे बच्चे जाएं, हमारे यंग साइकोलॉजिस्ट जाएं और वो कम्युनिटी के उन मुद्दों पे काम करें जिनकी उनको आवश्यकता है। क्योंकि इन पड़ाव में मैं जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर रामजी सर को इनवाइट करना चाहूंगी। सर क्या कहेंगे आप चलते चलते? रामजी सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। इसका मूल पर्पस था कम्युनिटी अवेयरनेस, समुदाय में जागरूकता पैदा करना और विभिन्न मुद्दों पर जिस प्रकार से आप जागरूकता पैदा करने का प्रयास कर रही हैं और डार्क्स नियर मी जिस तरह से हमारा सहयोग करते हुए एक व्यापक लेवल पर इन मुद्दों को प्रचारित और प्रसारित करने में आपका सहयोग मिलता रहा है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, राजीव श्रीवास्तव जी को और डॉक्टर साहब को, डॉक्टर श्रीवास्तव को और साथ जेएनएस इनिशिएटिव को और सभी लोगों को, ऐसे लोगों को जो लोग की हम लोगों को हर प्रकार से सहयोग करते रहते हैं। और आज आपने एक बिल्कुल पहली बार मैंने इस मुद्दे को देखा है, जिस मुद्दे को आपने उठाया है। तो जरूरत है लोगों को सेंसिटाइज करने की, लोगों को में अवेयरनेस पैदा करने की, और कम्युनिटी साइकोलॉजी का मेन मकसद यही है कि ऐसे समाज के ऐसे सेंसिटिव मुद्दों को भी हम उठाएं, उस पर चर्चा करें, उस पर कुछ स्ट्रेटजी बनाएं। अभी हम लोग एक करने जा रहे हैं, ऐसा हमने बताया कि अभी एक सबसे बड़ी समस्या हमारे एडोलेसेंट्स में है, वह है मोबाइल एडिक्शन की। और शायद ही कोई ऐसा पेरेंट है जो कि समस्या से अछूता हो, तो उसमें साइकोलॉजिस्ट की अपनी भूमिका हो सकती है। उस पर भी को बात करनी है कि किस प्रकार से उस एडिक्शन को कम किया जाए, ताकि एक अच्छे पर्सन के रूप में उस बालक को डेवलप किया जाए, पेरेंट्स को उन चिंताओं से मुक्त किया जाए। तो कुछ ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिन पर हम लोगों को उसको उठाना जरूरी है, उन पर डिस्कस करना जरूरी है और उसके लिए कोई न कोई वे आउट करना जरूरी है। और हमें सबसे बड़ी प्रसन्नता इस बात की है कि हमारे पैट्रन प्रोफेसर एन के सक्सेना साहब हमारे हर डिस्कशन में आपका आशीर्वाद मिल जाता है और आपका जो विशद अनुभव है, उस विशद अनुभव के आधार पर कुछ नई चीजें हम लोगों को प्राप्त होती रहती हैं। और हम समझते हैं कि हम लोगों के लिए आप एक धरोहर हैं कि हम आपका लाभ लोगों को, समुदाय को, सबको दे रहे हैं। तो एक बार फिर एसोसिएशन की तरफ से हम प्रमोद जी तो हमारे कन्वीनर हैं, हमारे एकेडमिक काउंसिल को बनाया गया, इसलिए एकेडमिक बातों को ये उठाएं और मुद्दों को उठाएं, उनके सॉल्यूशन का रास्ता ढूंढें। तो इस तरह से डाक्स को धन्यवाद देते हुए मुझे को भी धन्यवाद देता हूँ और सभी पैनलिस्ट को धन्यवाद देता हूँ कि अपने व्यस्तम क्षणों में से उन्होंने निकाल करके और मुद्दों, फाइनेंस का मुद्दा हो, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल हेल्थ का मुद्दा हो, मुद्दे पर बातचीत हुई। और हम ये मानते हैं कि आप सबके सहयोग से ही ये कार्यक्रम संभव हुआ है। मैं एक बार फिर एसोसिएशन से आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। थैंक्स। बहुत सारे और भी चीजें थी डिटेल में जिसको कि हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, क्योंकि अभी इस विषय पर शायद ये पहली परिचर्चा है इस तरह के प्लेटफॉर्म पे। डॉक्टर्स हमारे जा चुके हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर एवरीवन।
और आगे मैं चाहूंगी कि आप लोगों से और भी दिशा निर्देशन मिले ताकि हम लोग सामाजिक मुद्दों की इस तरह की परिचर्चा करें और उनके अंदर छुपे हुए मनोवैज्ञानिक पहलुओं को खोजने का प्रयास भी करें। So thank you so very much. Thank you, docs near me. Thank you. We are very grateful to you. Thank you, Rakesh ji. Thank you very much. Thank you. Thank you, everyone.